हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करूंगा, जो कि इंस्टीट्यूट ने मई 2022 एग्जाम के लिए निकाला है। तो बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है ये मार्च 2022 की है। ये आप आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो हम लोग फटाफट से पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। बट बिफोर मैं पेपर को डिस्कस करूं, मैं सबसे पहले आपको कुछ एक पेपर का पैटर्न दिखा देना चाहता हूं और साथ ही में क्या इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी होती है ये आपको दिखा देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, जो आपका पेपर होता है अकाउंटेंसी का सीए फाउंडेशन में, इसमें वैसे होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 6 क्वेश्चंस। इस 6 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो रिमेनिंग कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस हो गए। इसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज होती है 20 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हो वो 5 करते हो और हर क्वेश्चन की अगर वेटेज है 20 मार्क्स तो टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स का पेपर। ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। इस 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो टाइम अलॉटेड होता है वो होता है 3 घंटे का। तो ये बेसिकली पेपर का आपका पैटर्न होता है। इसके अलावा क्या इंस्ट्रक्शंस है? एक दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने लिख रखी है जो आपको यह ध्यान में रखनी है। पहला बोलता है वेरेवर नेसेसरी suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer। अगर आप कोई assumption लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसको नोट पे अपने मेंशन कर देना था। इस क्वेश्चन में इस पेपर में एक क्वेश्चन है जिसमें एक assumption लेनी पड़ती है या ली गई है। मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि कैसे आपको assumption लेनी होती है। तो सिंपल भाषा है भाई, अगर आपको कोई assumption लेनी है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। सपोज कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर रहे हो। ईयर सपोज पढ़ रहा है लीप ईयर 2020 पढ़ रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली उसने नहीं बोला कि 366 डेज लेके चलो आप, तो आप अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग 366 डेज लेके चलोगे और नीचे अपनी डाल दोगे कि सिंस 2020 इज अ लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर कैलकुलेशन इज 366। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप लीप ईयर को इग्नोर करके चलते हो तो आप दूसरा अजम्पशन लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो भी जहां पे भी रेलिवेंट असम्पशंस ले रहे हो, आपको वो असम्पशन नोट में मेंशन जरूर करनी है। एक और बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहता है वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। ये तो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। जब मैं पेपर चेक करता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स तो लिख देते हैं पर उस वर्किंग नोट के अंदर अपना रफ वर्क कर देते हैं। मतलब वर्किंग नोट पढ़ के समझ ही नहीं आता कि बच्चे ने एक्चुअली करा क्या है, क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की है या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। ऐसा नहीं करना आपको। अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपका मेन सोल्यूशन होता है। तो जितना साफ साफ और सिस्टमैटिकली आप अपना मेन सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो, उतने ही साफ साफ ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से, प्रॉपर वे में आपको अपनी वर्किंग नोट्स भी दिखानी होती है, ताकि जो पेपर चेकर है उसको अच्छे से समझ आए कि आपको कॉन्सेप्ट आता है और आपने कॉन्सेप्ट ढंग से सही सही अप्लाई किया है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ये विद प्रैक्टिस आ जाएगा। तो इसका ट्रिक यही है कि जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो तो वर्किंग नोट को रफ वर्क मत करो। ये नहीं कि क्वेश्चन मेन सॉल्व कर रहे हैं और बाकी हम रफ वर्क में कर रहे हैं, नहीं। आप अपनी वर्किंग नोट भी साफ साफ लिख के करो। जैसे जैसे आप करोगे आपको अपने आप उसकी हैबिट हो जाएगी और जब आप फाइनली एग्जाम दे रहे होगे आपको तब उतने उसमें एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे। तो ये बातों का आपको ध्यान देना होगा। बस ये दो चार बातें बतानी थी। अब हम लोग फटाफट से अपना पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें पहला पार्ट होता है आपका ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, 6 स्टेटमेंट्स होती हैं
आपको बतानी होती है स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, और साथ में आपको रीजन भी लिखना होता है। तो 2 नंबर की वेटेज हो जाती है, आप एक प्रकार से कहते हो कह सकते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए सीए के एग्जाम में ऐसा कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो मार्किंग स्कीम अगर इसमें निकालना चाहूं तो क्या होगी, 1 नंबर आपका हो गया ट्रू या फॉल्स लिखने का, और 1 नंबर हो गया आपका रीजन लिखने का। इस प्रकार से आपके हर स्टेटमेंट के 2 मार्क्स होते हैं, और टोटल आपका पहला पार्ट हो जाता है 12 मार्क्स का। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते ट्रू फॉल्स में, और एग्जाम से पहले पैनिक करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर हम लोग ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे, रीजंस कैसे लिखेंगे। तो आपके स्टडी मटेरियल में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है। आपके पास आईसीएआई की वेबसाइट में सफिशिएंट मटेरियल है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, हर जगह आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जरूर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट में बोल रहा है वो, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डिबेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लियरली अगर आपने कॉन्सेप्ट्स सारी पढ़ रखे हैं तो पता लग रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट तो भाई फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मशीनरी इरेक्ट करने के लिए जो भी हम वेजेस पे कर रहे हैं, ये बेसिकली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो वेजेस पे होंगे ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये आपका डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट में ऐड हो जाएगा एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो मैं साथ साथ जो इसका सजेस्टेड आंसर दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, वो भी आपको दिखाते हुए चलूंगा। तो देखो पहला क्या है, फॉल सच वेजेस बीइंग रिलेटेड टू कैपिटल एसेट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। बिल्कुल जैसे की बात हमने करी, आप इसमें ये भी लिख सकते हो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट रीजन शुड बी प्रॉपरली रिटन एंड इट शुड बी ऑब्वियसली करेक्ट। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स व्हिच वर necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। तो भाई ये तो बिल्कुल ही ट्रू है, तो पढ़ के ही पता लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है, इन्होंने खुद ही रीजन स्टेटमेंट में लिख दिया। देखो अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स व्हिच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका रीजन हो गया। स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर ट्रू क्यों है? इसी रीजन की वजह से जो इनके स्टेटमेंट में ही आ रहा है। भाई अगर कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं सिनेमा हाउस का, ये तो एक फिक्स्ड एसेट है, ये कैपिटल एसेट है, हमको पता है। अब उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें जो भी नेसेसरी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, वो सारी कॉस्ट आपकी अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी और आपके नॉर्मल फिक्स्ड एसेट में ही ऐड हो जाएगी। तो ये क्योंकि नेसेसरी खर्चा है, तो इस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो यही लिखा हुआ है, सिंस द टेम्पररी हट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सिनेमा एंड दस कैपिटलाइज। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख दोगे कि इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों भी आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस हो गए एक प्रकार से। चलिए थर्ड है, द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु एग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि जो कमीशन हम पे करते हैं कंसाइनी को, ताकि वो कंसाइनी अपना जो भी बैड डेट का नुकसान है वो भी झेल ले, उस कमीशन को हम बोलते हैं डेल क्रेडेरे कमीशन। ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन नहीं बोलते, डेल क्रेडेरे कमीशन बोलते हैं। तो यही आपको रीजन में लिखना है। तो स्टेटमेंट पहले फॉल्स लिख दिया आपने, फिर द एडिशनल कमीशन जो भी स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है वो लिखी, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख दिया कि ये ओवरराइडिंग कमीशन नहीं होता, ये डेल क्रेडेरे कमीशन होता है। चलिए फोर्थ कहता है, इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट ओनली द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन मस्ट बी टेकन एज बेस डेट। तो ये कह रहा है कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल है, जब एवरेज ड्यू डेट आप निकालो तो आप जो पहली ड्यू डेट पड़ रही है, सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट पड़ रही है, या नहीं पहली बोल रहा है ना, ओनली द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो कह रहा है जो पहली ट्रांजैक्शन का जो ड्यू डेट पड़ता है, या एक प्रकार से ये भी कहना चाह रहे हैं जो अर्लीस्ट ड्यू डेट पड़ती है वही आपको लेनी चाहिए बेस डेट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप किसी भी एक डेट को, किसी भी एक ड्यू डेट को बेस डेट लेके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल ये रहता है कि जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है आप उसी को बेस डेट लेके चलो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिवली ईजी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मस्ट उन्होंने वर्ड यूज कर लिया। मस्ट का मतलब है कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो देखो यही लिखा होगा, उन्होंने फॉल्स बोल दिया सबसे पहले उन्होंने कि भाई स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है।
और इसमें उन्होंने रीजन देखो ये लिखा है, ड्यू डेट मे बी द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, और पहले ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट को बेस डेट ले लो, या फिर आप ड्यू डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन ले लो, या कोई भी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट ले लो, जो आपकी इच्छा करे वो आप ड्यू डेट को बेस डेट लेके चल लो। लेकिन एडवाइजेबल ये रहता है कि जो आप अर्लीस्ट ड्यू डेट आ रही है वो ले लो। सिंपल रीजन ये है कि जो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। आपकी अगर आप बीच की कोई भी डेट बेस डेट लेके चल लोगे तो आप जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ डेज माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे, है ना। और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आप निकालते हो वो भी कुछ माइनस में आएगा, वो कुछ प्लस में आएगा। तो आप ही के लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए एडवाइजेबल, ये मेरी भी एडवाइस हमेशा रहती है स्टूडेंट्स के लिए कि आप जब भी एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करो, सबसे पहली जो डेट आ रही है, मतलब जो अर्लीस्ट डेट आ रही है, हमेशा उसको ही बेस डेट लो, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम हो। चलिए, फिफ्थ है द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जिन बच्चों ने भाई 12th पढ़ी होगी वो भी आराम से इसका जवाब दे देंगे कि क्लियरली जो स्टेटमेंट है गलत है। अगेन क्योंकि जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है वो एजेंट की तरह भी हो सकता है, प्रिंसिपल की तरह हो सकता है, प्रिंसिपल की तरह भी हो सकता है। हम एक फीचर पढ़ा करते थे 12th में जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते थे, कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती, काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता था। इसमें हम कहते थे बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हम स्टेटमेंट बोलते थे। तो इसका मतलब है कि सारे पार्टनर्स भी काम कर सकते हैं, या हो सकता है कोई एक या दो पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम करे, दोनों भी चीजें हो सकती है। प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों का रिलेशन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपकी रीजन बन गया। ठीक है, इस पे आप अपना, अगर आपको वर्ड याद आता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि पार्टनर्स की जो रिलेशन होते हैं वो एजेंट की तरह भी हो सकते हैं एंड प्रिंसिपल की तरह भी हो सकते हैं। तो आप सारी चीजों को लिख सकते हो अपने हिसाब से। चलिए, 6 कहता है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। रीजन, क्योंकि हम जो बेसिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं। मोटा मोटा अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की बात करें, तो हम सेल्स लेते हैं, इसमें से हम लोग सारे खर्चे माइनस करते हैं। यहाँ पे खर्चे का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सारे खर्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हम माइनस करते हैं और फिर हमारा निकल जाता है प्रॉफिट। अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो यहीं पे आ जाता है। और फिर हम फाइनल प्रॉफिट में से, अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हैं, और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर द डिविडेंड। सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, फिर बचे हुए प्रॉफिट्स में से हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, सबसे पहले हमने डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करना है या डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उसके बाद हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। तो ये आपका ऑर्डर होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। इन्होंने इसको गलत लिखा हुआ है, इन्होंने बोल दिया डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बिल्कुल नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले सारे खर्चे पे करने होते हैं, बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ये तो गलत है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है, बट पूरी स्टेटमेंट ओवरऑल गलत हो गई। तो आपका रीजन यही आ जाएगा जो मैंने बोला, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और शेयर्स। इसको आप थोड़ा और प्रॉपर वे में भी लिख सकते हो कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट इज पेबल बिफोर इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। और साथ ही आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड्स बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में। चलो जी, बी है जो आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन का जो बी पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है, जो कि 4 नंबर का होता है, वो एक थ्योरी क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स आपको एक कंपलसरीली कम से कम 4 नंबर की थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन क्या आया है, व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। तो आपका ये एज इट इज, कोई जो स्टडी मटेरियल में जो भी थ्योरी वगैरह दे रखी है वहीं से कुछ ना कुछ सवाल बन के आ जाएगा आपका। यहाँ उसने बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई क्या क्या सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ से नजर मार लो आप, तो ये स्टडी मटेरियल या अगर आप नोट्स वगैरह से कहीं से पढ़ते हो तो वहां पे भी मिल जाएगा। तो मोटे मोटे देखो ये सर्विसेज आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो आप इसको एक बार अपने स्टडी मटेरियल यहाँ से कहीं से भी जहां से आप चाहो पढ़ के अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख सकते हो, लेकिन आपको ये सर्विसेज पता होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, आप आगे जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो कुछ ना कुछ इनमें से काम करोगे ही करोगे, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए कि भाई सीए करते क्या क्या काम है ना, तो ये आपका इसलिए आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज है जिसकी एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सी है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और कसम से ये वाला क्वेश्चन तो भगवान का आशीर्वाद है, मतलब मैं दुआ करता हूं कि हर बच्चे के मतलब हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में ये वाला सवाल आया है। एक तो कंपलसरी क्वेश्चन में है और फ्री के 4 नंबर है। वो कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज, आपको ये पूरी दे रखी है एसेट लायबिलिटी कैपिटल, और एबीसीडी ने आपको इसको मिसिंग वैल्यूज इसमें निकालनी है। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया आपका, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप जो बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा करते थे उसी को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था हमारा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बस। अब आपको मिसिंग कर फिगर्स अपनी निकाल लेनी है बच्चों वाली मैथ्स लगा के। तो ये तो डिस्कस करने लायक भी नहीं है क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपको लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो एक बात होती है सही आंसर निकालना, एक बात होती है उसको प्रेजेंट करना। तो बच्चे क्या करते हैं, सही आंसर निकालने पे सारा ध्यान दे देते हैं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको सजेस्टेड आंसर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी दिखाते हुए चल रहा हूं। तो आप एक बार प्रेजेंटेशन बस इसकी देख लो, कैलकुलेशन तो बच्चों वाली है। तो जैसे आपको पता है आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आप मेंशन जरूर करोगे कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर आप मेंशन कर दोगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन कहता क्या है वो लिख के, और फिर आप अपनी सारी कैलकुलेशंस दिखा दोगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा भी सकते हो प्लस माइनस करके, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे, बट ये जरूर आप लोग मेंशन करोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। आंसर निकालना एक बात होती है, प्रेजेंट करना भी एक बात होती है। आपको आंसर भी सही निकालना है और उसको प्रेजेंट भी करना है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया कंपलसरी वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन से लेके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 बचे हुए क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट मैं तो ऑब्वियसली सारी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जल्दी जल्दी। चलो, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है, मेसर्स कृष्णा took lease of a quarry on 1st January 2019 for rupees 6 crores. As per the technical estimate, the total quantity of mineral deposit is rupees 12 lakh tons. तो कहता है बेसिकली कि हमने लीज पे क्वेरी ली, तो ये बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट हो गया एक प्रकार से, और हमारा ये एस्टिमेट कहता है कि हम लोग इस क्वेरी से टोटल 12 लाख टन का कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक टोटल कैपेसिटी बता दी एसेट की। आपको बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं, अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो उसका ज्ञान ना आपको ज्यादा है ना मेरे को ज्यादा है, बट मैं सिंपल भाषा में इसको बोलूं कि आपको एक टोटल फिक्स्ड एसेट बता दी, उसकी कॉस्ट बता दी, और आपको उसने बोल दिया कि इस फिक्स्ड एसेट से टोटल जो हम लोग बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। बेनिफिट डिराइव करना यहाँ पे मतलब हो गया कि कितना मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसने उसकी टोटल कैपेसिटी बता दी 12 लाख टन। ये हमारा एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। तो नेचुरल रिसोर्सेज के केस में हम लोग डिप्लीशन मेथड ही यूज करते हैं, आप पढ़ते भी हो अपने कॉन्सेप्ट। एक्सट्रैक्शन पैटर्न आपको दे दिया, तो 3 साल की इंफॉर्मेशन दी है। तो कह रहा है 2019 में हमको लगता है कि हम 12,000 टन एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा नहीं, मतलब ये एक्चुअल फिगर है, सॉरी एस्टिमेट नहीं है, एक्चुअल फिगर है। तो 2019 में हमने 12,000 टन एक्सट्रैक्ट करे, 2020 में हमने 60,000 टन एक्सट्रैक्ट करे, 2021 में हमने 90,000 टन एक्सट्रैक्ट करे। क्वेश्चन कह रहा है क्वेरी लीज अकाउंट दिखाओ। सिंपल भाषा में एक आपका फिक्स्ड एसेट समझ लो, फिक्स्ड एसेट दिखाना है आपको। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है। तो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बेसिकली इसमें करनी है। अकाउंट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बल्कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। आप क्या करो इसमें, आप देख लो कि जो कॉस्ट पर टन है कितनी है। तो टोटल हमारे 6 करोड़ की कॉस्ट है, 6 करोड़ की कॉस्ट है, और हमको लगता है कि जो 6 करोड़ की कॉस्ट है इससे हम लोग 12 लाख टन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो पर टन कितनी कॉस्ट पड़ गई आप निकाल लो, तो ये कितनी आ जाएगी, ये मेरे ख्याल से आएगी 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो ये वैसे आ रही है 50 रुपए, हाँ 50 रुपीज। तो 50 रुपए पर टन का हमको बेनिफिट मिलेगा
हर साल जितने टन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारा उस साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो 2019 में हमने 12,000 टन स्टार्ट करे, इसको इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। सिमिलरली 2020 में हमने 60,000 टन स्टार्ट करे, इसको 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में 2021 में हमने 90,000 टन स्टार्ट करे, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। तो जैसे क्वेरी लीज अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, आपको तीनों साल का अकाउंट बनाना है। तो क्वेरी लीज अकाउंट में पहले हमने 1 जनवरी में, यहाँ पे उन्होंने डेट नहीं लिखी, तो 1 जनवरी को हमने 6 करोड़ का खर्चा किया, बेसिकली एक एसेट खरीदा तो टू बैंक आ गया। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर तो आपका 6 लाख ही आएगा। ठीक है, फिर आपके बच गए, बैलेंस बच गया। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर सेम वे में आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया 2020 का 30 लाख, ये ऐसे आएगा। 60,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 लाख आ जाएगा। फिर बैलेंस बच गया आपका 2021 में, हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और फिर लास्ट मतलब 2021 का भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ये 45 लाख कैसे आ जाएगा, ये 90,000 इंटू 50 करके 45 लाख आ जाएगा। और इस प्रकार से फिर आपका बैलेंस बच जाएगा। ये तो 3 साल का आपका क्वेरी लीज अकाउंट हो गया। और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो हर साल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है लास्ट डेट पे चार्ज हो रहा है, तो उसको हम डेबिट करते रहेंगे। और डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, साल के अंत में आपको पता है कि हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इस खर्चे को हम लोग डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाते हैं। तो जो लास्ट डेट पे हम लोग कोरिस्पॉन्डिंगली इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। आपको पता है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आता है, इसलिए हम इसको बाय पीएनएल करके दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं। और ये किसकी वेटेज वैसे कितनी है, 10 नंबर की है मेरे ख्याल से, तो आप देख सकते हो 10 मार्क्स की वेटेज है। ये भी मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद है, फ्री के 10 नंबर है, कुछ काम नहीं है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हो, सीए के पेपर में और अच्छी बात होती है कि अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, अगर आप मेरी तरह हो जिसकी मेंटल कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। चलिए, और ऐसे भी नहीं प्रेजेंट करना जैसे इंस्टीट्यूट ने कर दिया, आधी हेडिंग लिखी आधी हेडिंग लिखी नहीं। तो आप भैया ऐसे मत करना, आप अच्छे से प्रेजेंट करना। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे डेट, तो यहाँ पे उन्होंने शायद टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस ठीक लिखा है, डेट, और इस प्रकार से आप प्रॉपरली फॉर्मेट्स बना के सारा काम करना, यहाँ पे इन्होंने ठीक कर रखा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फिर जो सेकंड पार्ट है, किधर गया हमारा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर से। सेकंड पार्ट आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है ऑन 30 जून 2021, तो जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप डेट मार्क कर लेना कि आप कौन सी डेट पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2021। तो ऑन 30 जून 2021 कैश बुक ऑफ मेसर सुमन बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर 1, तो एक अकाउंट नंबर 1 उसने मार्क करके दे दिया कि जिस हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं उसको उसने बोल दिया अकाउंट नंबर 1। शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹197,400। हमारे कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 197,400 का। ऑन गोइंग थ्रू द बैंक पासबुक फॉर रिकंसाइलिंग द बैलेंस, द फॉलोइंग शी फाउंड द फॉलोइंग। तो क्या क्या हमको डिस्क्रिपेंसीज मिल गई, ये आपको बता रखा है। और आपको बेसिकली बनाना क्या है, अपना वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके हर आइटम की डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में जाओ, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में जाओ, तो क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उन्होंने इसको नेगेटिव में लिख लिया। आप प्लस कॉलम माइनस कॉलम जैसे बनाते हो वैसे करके कर सकते हो। अब हमें वंस हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया, अब हमको सारी जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है, डिस्क्रिपेंसीज दे रखी है, उसका ट्रीटमेंट करते हुए चलना। चलिए, सबसे पहले बोलता है ए पॉइंट में, आउट ऑफ द चेक्स ड्रॉन ऑन 26 जून, दोज फॉर ₹14,800 वर कैश बाय द बैंकर्स ऑन 2 जुलाई। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि डेट्स की काफी सारी रेफरेंसेस आ जाती हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि हम कौन सी डेट को बना रहे हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
तो बेसिकली सिंपल भाषा में बुलु कह रहा है कि 26 जून को हमने कोई चेक्स इशू करे होंगे 14,800 के, लेकिन ये 30 जून के बाद इन कैश हुए, तो इसको हम बोलते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिंपल भाषा में ये है। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इससे क्या होगा कि हमने चेक इशू करके अपना बैंक कम कर दिया होगा, लेकिन जो पासबुक है वो तो कम नहीं हुआ होगा क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो हमको उसको ठीक करने के लिए उसको बढ़ा देना होगा। तो ऐड कर दिया हमने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 14,800, ये रहा। फटाफट देखते हैं। बी में कहता है क्रॉस चेक फॉर ₹3,000 गिवन टू अब्दुल वाज रिटर्न बाय हिम एंड अ बियरर चेक वाज इशूड टू हिम इन लिeu ऑन 1 जुलाई, जो भी है 2020 या जो भी साल है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि क्रॉस चेक का वैसे मैं मतलब बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्रॉस चेक मतलब बियरर चेक मतलब क्या। तो अगर जो चेक बनता है, अगर आपने कभी चेक देखा होगा, चेक जो होता है उसमें एक टू लिखते हैं। सपोज एक चेक बनाओ मेरे नाम पे, शिलिन शुक्ला, और अगर ये क्रॉस हो जाता है ऊपर तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली अकाउंट पे चेक। इसका मतलब होता है कि अब ये जो चेक है ये सिर्फ मेरे को पे किया जा सकता है, वो भी मेरे बैंक अकाउंट में। अब बियरर चेक का मतलब क्या होता है कि बियरर चेक में क्रॉस तो होता ही नहीं, साथ ही साथ टू पे किसी का नाम नहीं होता, बेसिकली बियरर हो जाता है। बियरर मतलब जिसका भी पास ये चेक होगा, जो भी चेक उठा के ले आएगा उसका वो पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वैसे बियरर और जो क्रॉस चेक होता है इसका मतलब। अब वो कह रहा है कि एक क्रॉस चेक हमने अब्दुल को दिया था 3,000 रुपए का, है ना, बेसिकली एक अकाउंट पे ही चेक दिया था, लेकिन वो चेक उसने हमको वापस कर दिया 30 जून के बाद ही वापस किया होगा, और उसके बाद हमने 1 जुलाई को बेसिकली एक नया बियरर चेक इशू कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने जब 3,000 रुपए का चेक इशू किया होगा तो हमने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन ये चेक भी क्या एक प्रकार से पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ क्योंकि ये चेक तो हमें वापस मिल गया। तो ये भी एक प्रकार से सेम चीज हो गई कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यही आपका पॉइंट आ जाएगा। तो क्रॉस चेक इशू टू अब्दुल बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें 30 जून के बाद वो चेक वापस कर दिया अब्दुल ने, और उसको हमने उसके बदले नया चेक दिया। तो ये आपका 3,000 रुपए यहाँ पे आ गया। इसके बाद कहता है सी पॉइंट में, तो दो हो गई हमारी बातें खत्म। सी पॉइंट में कहता है कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹13,600 were deposited in the bank on 29 June, but checks worth ₹5,200 were cleared by bank on 1st July, and one check for ₹1,000 was returned by them as dishonored on the latter date. Latter date मतलब 1st जुलाई। तो बेसिकली क्या रहा है कि हमने 13,600 रुपए का चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा किया 29 जून को। तो जब हमने चेक अपनी अकाउंट में जमा किया तो हमने 13,600 रुपए से अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन इसमें से कहानी क्या हुई, इस 13,600 में से 5,200 का जो चेक था वो 1 जुलाई को क्लियर हुआ, यानी 30 जून के बाद क्लियर हुआ, और साथ ही साथ एक और चेक था 1,000 रुपए का जो क्लियर ही नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब जिसको देसी भाषा में हम लोग बोलते थे चेक बाउंस होना। तो आप ये समझ लो, अगर आपने सुना होगा, ये चेक बाउंस हो गया। तो टोटल क्या हो गया 5,200 प्लस 1,000, तो टोटल 6,200 का अमाउंट ऐसा है जो हमने अपने उसमें बढ़ा तो दिया बैंक में, लेकिन पासबुक में वो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें से 5,200 रुपए तो 1 जुलाई को क्लियर हुआ चेक, और 1,000 रुपए तो चेक ही बाउंस हो गया। तो बेसिकली अब हमको इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, 6,200 रुपए से अपना बैंक को कम करना होगा। तो देखो यही कर रखा है यहाँ पे, सोल्यूशन में आके चेक कर लेना, हमने टोटल 6,200 रुपए से अपना इसको रिड्यूस कर दिया। इसके बाद डी में कहता है अकॉर्डिंग टू, इतना बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ के देखते क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू सुमन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, द बैंकर्स हैव ऑन 30 जून पेड ₹1,280 as interest to her creditors, paid quarterly premium on her policy amounting to ₹640, and have paid a second call of ₹2,400 on shares held by her and lodged with the bankers for सेफ कस्टडी। सिंपल भाषा में इतनी बड़ी लैंग्वेज का मतलब ये है कि बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ 3 पेमेंट्स कर दी, 1,280 की एक पेमेंट, 640 की पेमेंट और 2,400 की पेमेंट। तो बैंक ने अपने आप ही ये हमको हमारी तरफ से कुछ पेमेंट कर दी हमारे अकाउंट से, सिंपल भाषा में। सिमिलरली आगे कहता है दे हैव आल्सो रिसीव्ड ₹600 as dividend on her shares and recovered an insurance claim of ₹3,200 as their charges and commission charged on the above being ₹400।
तो वो ये कह रहा है कि इसके अलावा ऊपर जो उसने बात करी वो कुछ पेमेंट्स की बात करी जो बैंक ने पे कर दिया हमारे अकाउंट से, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि बैंक को अपने हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट रिसीव हुए, 600 रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ, और इसके अलावा 3,200 रुपए का कुछ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, और ये सब अमाउंट रिसीव करने के लिए बैंक ने 400 रुपए का कमीशन काट लिया। ठीक है, तो 3,200 और 600 रुपए रिसीव हुए प्लस हुए, और 400 रुपए का बैंक ने अपने आप कमीशन कुछ काट दिया, वो कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो सारी पेमेंट्स है, जो सारी पेमेंट्स हो रही हैं बैंक को हमारे बैंक अकाउंट से, वो हमको अपनी कैश बुक से कम कर देनी है, क्योंकि वो हमारे पासबुक में भी अमाउंट कम हो गया होगा। जो अमाउंट रिसीव हो जा रहा है वो हमको ऐड कर देना, बढ़ा देना है, क्योंकि वो हमारे बैंक पासबुक में भी बढ़ गया होगा। तो देखो यही कर रखा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने सारी पेमेंट्स कम कर दी, इंटरेस्ट की, प्रीमियम की, सेकंड कॉल की, और उसके बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे बोला हुआ एक्चुअली ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन शी हैज पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन इन हर कैश बुक ऑन 1 जुलाई, यानी 30 जून के बाद हमने एक्चुअली एंट्री करी, तो हमको रिकंसाइल करने के लिए उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ, 600 का डिविडेंड, 3,200 का क्लेम, ये हमने ऐड कर दिया, और इसमें से 400 रुपए का कमीशन बैंक ने काट भी दिया, तो 400 रुपए का हमने कमीशन यहाँ पे काट के भी दिखा दिया। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हो कि जो 400 रुपए का जो कमीशन है उसको यहीं पे ऐड कर दो, एक ही बात है ना। यहाँ ऊपर रिसीप्ट में से एडजस्ट करने की जगह आप इसको अलग से यहाँ लेस करके भी दिखा सकते हो, तो आपको जो ठीक लगे कर लेना, अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम ही रहेगा। चलिए, ई में कह रहा है बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट और ₹2,000 पेड इन बाय हर इन नंबर 2 अकाउंट। ध्यान रखना, ऊपर उसने बोला था जिस बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो था अकाउंट नंबर 1। अब ई पॉइंट में क्या कह रहा है कि कुछ बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए का। बैंक जब क्रेडिट करता है तो बेसिकली वो हमारा बैलेंस बढ़ाता है। जब बैंक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाता है तो उसको क्रेडिट करता है, और बैंक बैलेंस कम करने के लिए उसको वो डेबिट करता है। होप ये आप लोगों को पता हो। तो बैंक ने कुछ 2,000 रुपए का हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, और इसके अलावा कहता है एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक ऑफ ₹1200, कुछ 1,200 रुपए से हमारा बैलेंस कम भी कर दिया, लेकिन ये हमारे सेकेंड नंबर अकाउंट से रिलेट करता था, नंबर 1 अकाउंट से तो रिलेट ही नहीं करता था। लेकिन बैंक ने गलती कर दी कि 2,000 रुपए हमारे नंबर 1 अकाउंट में ऐड कर दिए, और 1,200 रुपए हमारे नंबर 1 अकाउंट से कम कर दिए। अब ये गलती बैंक ने करी है, हमने तो ये गलती करी नहीं होगी, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? 2,000 रुपए से हमारा जो पासबुक का बैलेंस होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि बैंक ने वो बढ़ा रखा है। सिमिलरली 1,200 रुपए से पासबुक में जो बैलेंस है वो कम आ रहा होगा, क्योंकि बैंक ने वो कम कर रखा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम भी क्या करेंगे, ये गलती हम भी कर देंगे, 2,000 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे जो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, सॉरी ये वाला, और जब 1,200 रुपए बैंक ने कम कर दिया उसको हम भी कम कर देंगे, क्योंकि हमको बैंक के बैलेंस से इसको मिलाना है। तो ये सारी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो फाइनली आपका जो प्लस माइनस जो भी है सब कर कर आके जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये आपको 10 नंबर के लिए पूरा काम करना था। इतना मैं कहूंगा डिफिकल्ट तो नहीं था ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट तब होता है क्वेश्चन जब आपको एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है, फलाना ढिंगाना सब कुछ करना है। अब यहाँ पे आपको अच्छी बात है कि एडजस्टेड कैश बुक तो उसने बनाने नहीं बोला, लेकिन थोड़े दिमाग लगाने वाले पॉइंट्स थे, क्योंकि उसने कहानियां बना बना के देख रखी थी। उसने छोटे छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी कहानियां बना बना के दे रखी थी, जैसे स्पेशली डी पॉइंट वाला इतना मोटा पैराग्राफ उसने करके दे दिया, इतनी बड़ी कहानी दे दी, जिसका एक्चुअली मीनिंग और ट्रीटमेंट बिल्कुल छोटा सा था। ठीक है, तो यह था आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसकी भी वेटेज थी 10 नंबर की। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है 20 नंबर का। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, जिस चैप्टर से बहुत बच्चे डरते हैं। तो कह रहा है निशांत ऑफ नोएडा कंसाइंड 15,000 kgs ऑफ शुगर एट ₹30 per kg टू हिज एजेंट राजा एट गुड़गांव। तो हमने 15 kg चीनी भेजी, शुगर भेजा, जिसकी कॉस्ट थी ₹30 पर kg। He spent ₹5 per kg as freight and insurance for sending the sugar at गुड़गांव। इसके अलावा हमने निशांत ने यानी कंसाइनर ने ₹5 पर केजी के हिसाब से कोई फ्रेट का खर्चा भी बियर करा, पे करा। ऑन द वे 100 kgs ऑफ शुगर वॉज लॉस ड्यू टू लीकेज। तो 100 kgs का कुछ शुगर लॉस हुआ, जो विच इज टू बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लॉस। तो 100 kg का जो नुकसान हुआ ये हमारा नॉर्मल लॉस है। और इसके अलावा 400 kgs ऑफ शुगर वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। इसके अलावा 400 kgs कुछ नुकसान हो गया और चीनी का। तो ये डिस्ट्रक्शन जो हो गया, ये जो नुकसान हुआ, ये बेसिकली हमारा अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो 100 kgs का नॉर्मल लॉस, 400 kgs का अब नॉर्मल लॉस। तो 400 kgs of sugar was destroyed in transit
₹9,000 was paid to consignor directly by the इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें इस नुकसान के बदले 9,000 रुपए का एक प्रकार से इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया। अगला कहता है राजा सोल्ड 7500 kgs एट ₹60 पर केजी। तो हमारे कंसाइनी ने 7500 kg सेल करा 60 रुपए के हिसाब से। He spent ₹33,000 on advertisement and recurring expenses। तो एक कंसाइनी का खर्चा आ गया, ऊपर कंसाइनर का खर्चा था जो 5 रुपए पर केजी था, ये कंसाइनी का खर्चा है और ये एडवर्टीजमेंट और रिकरिंग खर्चा है, इसलिए इस खर्चे को हम लोग जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की या जो भी है उसमें कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। तो आप अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट एंड, तो आपको कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। और फाइनली कह रहा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इफ राजा इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे और ये स्टेटमेंट मिस कर जाएंगे। तो उसने थर्ड में ही बोल दिया कि राजा को हमको 5% कमीशन भी देना है ऑन सेल्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन भी इसमें नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट है क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट है, जो कई मेजॉरिटी बच्चे सही नहीं कर पाते, गलतियां कर देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से मेरे साथ साथ सुनना। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली, सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें। एक एक करके करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं नीचे आ जाता हूं। अबनॉर्मल लॉस की कैसे कैलकुलेशन होगी, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होने वाली है। अबनॉर्मल लॉस हमने जो हमारा जो हुआ वो 400 kg का था। पर केजी उसने कॉस्ट दे रखी है 30 रुपए। तो पहले तो आपकी कॉस्ट आ गई 400 इंटू 30 के हिसाब से 12,000 की कॉस्ट आ गई। इसके अलावा कंसाइनर का खर्चा है 5 रुपए पर केजी का, फ्रेट और इंश्योरेंस का, वो भी हम ऐड कर देंगे कंसाइनर के खर्चे को। तो 400 इंटू 5, तो 400 kg का लॉस है और 5 रुपए का पर केजी का खर्चा है, तो ये 2,000 रुपए आ जाएगा। तो टोटल ग्रॉस लॉस आपका आ जाएगा 14,000 रुपए। इसमें से क्वेश्चन ने बोला है कि हमको 9,000 रुपए का कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो 9,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट लॉस में निकल के आ जाएगा 5,000 रुपए का। ये हम क्यों ऐसे करके दिखाते हैं, क्योंकि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको अलग अलग से दिखा देना बेटर रहता है। अब नॉर्मल लॉस हम लोग नेट वाला दिखाते हैं 5,000 रुपए का, और जो 9,000 रुपए है उसको हम लोग बाय इंश्योरेंस क्लेम करके दिखाते हैं। लेकिन टोटल लॉस तो आपका 14,000 का ही आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इस पॉइंट पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो लॉस आपका अल्टीमेटली आएगा वो तो ग्रॉस लॉस ही आएगा जो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। बस उसको हम तोड़ के दिखा देते हैं कि भाई 14,000 में से 9,000 रुपए का तो इंश्योरेंस का क्लेम मिलना है और बचा हुआ 5,000 हमारा नेट में अब नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अब नॉर्मल लॉस की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। सेकंड में उसने बोला था कि कंसाइनमेंट का स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहली बात, टोटल जो हमने कंसाइनमेंट में भेजा सामान 15,000 kg का भेजा, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट निकाल लो। 30 रुपए की कॉस्ट है, पर केजी की कॉस्ट है। तो टोटल क्वांटिटी हमने 15,000 की भेजी, तो 30 रुपए के हिसाब से इसकी कॉस्ट आ गई 4.5। फिर 5 रुपए पर केजी के हिसाब से कंसाइनर ने फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया, तो 15,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से हमारा आ गया 75,000 रुपए का कंसाइनर का टोटल खर्चा। अब इसमें से हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया 400 kg का अब नॉर्मल लॉस हुआ। सबसे पहली बात आपको अब नॉर्मल लॉस एडजस्ट कर देना है। 400 kg का अब नॉर्मल लॉस हुआ जिसकी हमने ग्रॉस वैल्यू ऊपर निकाल दी थी 14,000। तो ये 14,000 हमने माइनस कर दिया, यहां से लॉस हो गया तो लॉस भी माइनस किया क्वांटिटी में और उसका वैल्यू भी हमने माइनस करी। तो ये सब कर आके हमारे पास बच गया 14,600 का केजी का सामान बच गया, जिसकी कॉस्ट बच गई 5,11,000। अब यहां पे आप अगर फोकस करोगे तो आप देखोगे जो टोटल कॉस्ट पर केजी बैठती है, टोटल कॉस्ट पर केजी ये कितनी बैठती है, 30 रुपए का तो वैसे पर केजी था ही कॉस्ट, प्लस 5 रुपए पर केजी आपका फ्रेट का कंसाइनर का खर्चा था। तो टोटल कॉस्ट पर केजी था आपका 35 रुपीज। तो एक्चुअली में आपका बिफोर अब लॉस और आफ्टर अब लॉस भी जो पर केजी का कॉस्ट है वो 35 रुपए ही बचना चाहिए। तो आप इसको देख लेना करके, जब आप 5,11,000 को 14,600 से डिवाइड करोगे तो ये 35 रुपीज ही आएगा, है ना। तो आफ्टर अब लॉस भी जो हमारा पर केजी कॉस्ट आता है, पर यूनिट कॉस्ट आता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब लॉस तक की कैलकुलेशन।
अब जब नॉर्मल लॉस का हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपको याद होगा, हमको कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट बच जाती है, उस टोटल कॉस्ट को गुड यूनिट्स में बांट देना होता है। गुड यूनिट्स का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हटा के गुड यूनिट्स, अच्छे यूनिट्स कितने बच गए हमारे पास, वो हमको निकाल के उसमें अपने टोटल कॉस्ट को बांट देना होता है। तो 14,600 केजी का सामान बचा था हमारे पास सारी अब नॉर्मल लॉस के बाद, उसमें से 100 केजी का आपका नॉर्मल लॉस हो गया। तो गुड यूनिट्स आपके पास बच गए 14,500। लेकिन कॉस्ट हमारी 5,11,000 ही रहेगी। तो हम इस कॉस्ट को 14,600 में बांटने की जगह 14,500 में बांट देंगे, गुड यूनिट्स में बांट देंगे। ठीक है। अब 14,500 का सामान फाइनली हमारे पास रखा हुआ था, उसमें से हमारे पास से मतलब कंसाइनी के पास, अब उसमें से उसने कंसाइनी ने 7,500 यूनिट्स, 7,500 केजी बेच दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स बचे होंगे? 7,000। 7,000 केजी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा होगा। इस 7,000 केजी का आपको वैल्यू निकालनी है सेकेंड पार्ट में बेसिकली। तो ये आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाना। 5,11,000 का टोटल कॉस्ट था, ये कॉस्ट था मेरा 14,500 यूनिट का। ठीक है, गुड यूनिट्स है मेरी 14,500। तो 5,11,000 की कॉस्ट अगर 14,500 के लिए है, तो इसमें से 7,000 केजी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसके लिए कितनी वैल्यू आएगी, है ना? तो 5,11,000 डिवाइड बाय 14,500 इंटू 7,000, ये इन्होंने कर रखा है यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा 246, निकाल ही लेता हूं, 5,11,000 मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो ये आ रहा है 246,689.655 समथिंग, इस प्रकार से आ रहा है। इसको आप लोग राउंड ऑफ कर देना 246,690 में, वही इन्होंने कर रखा है। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी कैलकुलेशंस। वंस आपकी कैलकुलेशन हो गई, अब तो काम बचा ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट तो बहुत सिंपल है। तो अब नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम की तो हमने बात कर ली थी, बाकी सारी चीजें हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 15,000 केजी हमने सेंड किया, जिसकी कॉस्ट थी 30 पर केजी, तो ये आ गया 4.5 लाख। और कंसाइनी ने खर्चा किया कैश में, सॉरी कंसाइनर ने खर्चा किया फ्रेट और इंश्योरेंस का, तो वो आ गया, दिस इज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। इसके अलावा कंसाइनी ने भी कुछ खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट एंड रिकरिंग खर्चा 33,000 रुपए का जो क्वेश्चन में दिया वो हमने यहाँ डाल दिया। अच्छा, सेल्स कितनी की हुई? 7,500 केजी सेल किया, सेल प्राइस थी 60 रुपए पर केजी, तो टोटल हमारी 4.5 लाख रुपए की सेल हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला था कि हमें कमीशन देना कंसाइनी को 5% के हिसाब से, तो 4.5 लाख जो सेल है इसका 5% हमको कमीशन देना है, तो वो आ गया 22,500। इसके अलावा कंसाइनमेंट स्टॉक जो हमने निकाला वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पोस्ट कर दी कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब आपका जो बैलेंस बच जाता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इस क्वेश्चन में बैलेंस यहाँ पे बच रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और ये प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको टू पीएनएल अकाउंट लिख दिया। ठीक है, ये था आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अपने आप भी करके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं वो कर नहीं पाते, गलत कर देते हैं। तो ये आप ध्यान से पूरा देख लेना। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बहुत टाइम देके तसल्ली से डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने पूरा बैठ गया तो वीडियो जो ऑलरेडी थोड़ी लंबी होने ही वाली है वो और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा ओरली डिस्कस कर रहा हूँ सजेस्टेड आंसर्स की हेल्प से। लेकिन मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहा हूं, ताकि आप जब देखो इसको तो आपको जो भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल भी होते रहे, क्योंकि हम लोग रिकॉल भी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी उसको हेल्पफुल लगेगी, काफी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। तो बी पार्ट क्या है? बेसिकली बी पार्ट कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2021 अदिति अकाउंट इन दीप्ति लेजर शोड अ बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ 7,500। तो ये बेसिकली अकाउंट करेंट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक बिटवीन दीप्ति एंड अदिति ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च एक क्वार्टर होता है आपका 3 महीने का, तो इस क्वार्टर की उसने ट्रांजैक्शंस बता दिया आपको। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो ये कह रहा है कि दीप्ति के अकाउंट में, दीप्ति के जो लेजर्स होते हैं उसमें एक
अदिति का अकाउंट है जिसका उसने ओपनिंग में डेबिट बैलेंस दे दिया, और फिर उसने कई सारी ट्रांजैक्शंस बता दी। तो ट्रांजैक्शंस पढ़ने से पहले पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकाउंट्स वर सेटल्ड ऑन 31 मार्च 2020। ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2020 नहीं होना, ये 2021 होगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को पूरा अकाउंट हमने सेटल कर दिया बाय मींस ऑफ अ चेक। प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट टू बी सबमिटेड बाय दीप्ति टू अदिति। दीप्ति अदिति को क्या अकाउंट करेंट सबमिट करेगी एज ऑन 31 मार्च 2021 आपको बनाना है, और आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि राउंड ऑफ कर देना जो भी नियरेस्ट मल्टीपल आएगा उसमें। ये हम राउंड ऑफ वैसे भी मोस्टली करते ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे हम अकाउंट करेंट में जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसको पॉइंट्स में भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है पॉइंट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको राउंड ऑफ कर देना। चलिए, तो प्रॉपर हेडिंग के साथ करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ दीप्ति, दीप्ति की बुक्स में अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, किसका अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है? अदिति का। तो इसको हम लिख देंगे अदिति इन अकाउंट करेंट विद दीप्ति, और इंटरेस्ट हम निकालेंगे 31 मार्च 2021 का तक का, और रेट है 10% पर एनम। तो ये आपका बेसिकली बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो मेथड होता है वो वाला मेथड यूज हुआ है। वही यही मेथड आपका मोस्टली मतलब कह सकते हो रेलिवेंट रहेगा इस क्वेश्चन में। आप इंटरेस्ट टेबल से कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट टेबल बहुत लेंदी हो जाता है। इस क्वेश्चन की वेटेज है 5 नंबर की, तो इंटरेस्ट टेबल में हर ट्रांजेक्शन में हमें अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ही यूज कर लेंगे, तो एग्जाम में जनरली बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का ही आपका क्वेश्चन आता है। चलो, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस है क्योंकि टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा, है ना। जनवरी 1 जनवरी का 7500 रुपए। अब जब डेज की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको याद रखना है, जो ओपनिंग बैलेंस, जब हम ओपनिंग बैलेंस के केस में जब हम डेज की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट डे होता है उसको इंक्लूड करके हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होते हैं। तो हमें 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, और इस कैलकुलेशन में हमें 1 जनवरी भी इंक्लूड करके चलना है। तो यानी कि जनवरी का 31 दिन ले लोगे, फरवरी के 28 दिन ले लोगे, और मार्च के 31 दिन ले लोगे, तो ये आपका 90 डेज निकल के आ जाएगा। फिर आपको एक एक करके जो ट्रांजेक्शन हो रखी है वो करनी है। तो जनवरी 24 को कहता है दीप्ति रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ फ्रॉम अदिति ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स 7500। ठीक है, तो दीप्ति को बेसिकली अदिति से दीप्ति को एक प्रोमिसरी नोट मिला, तो दीप्ति के लिए सबसे पहली बात ये एक एसेट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल के नाम से, तो ये बीआर हो जाएगा बेसिकली दीप्ति के लिए। अच्छा, 24 जनवरी को मिला, ड्यू डेट है 3 महीने बाद, तो इसकी एक्चुअल ड्यू डेट कितनी निकल जाएगी? तो ड्यू डेट निकलेगी बेसिकली 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल की डेट निकलेगी 3 महीने बाद, और प्लस 3 डेज आप ग्रेस ऐड कर दोगे, तो इसकी डेट निकल के आ जाएगी 27 अप्रैल। अब हो क्या गया, हम बना रहे हैं अकाउंट करेंट 31 मार्च 2021 का, इसकी ड्यू डेट निकल के आ गई 27 अप्रैल की। तो ऐसे केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है वो होता है रेड इंक इंटरेस्ट का। आई बिलीव आपने रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आईसीआई ने एक थोड़ा सा गलत काम कर रखा है, मतलब कॉन्सेप्चुअली टेक्निकली कुछ गलत नहीं कर रखा, लेकिन वैसे उन्होंने एक गलत काम किया है मेरे हिसाब से। उन्होंने यहाँ पे रेड इंक का फंडा ही नहीं दिखाया, इसको उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से कर दिया। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, यहीं पे इसको दिखा दिया और नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में लिख दिए, क्योंकि हम तो 31 मार्च तक का बना रहे हैं, और 31 मार्च से 27 अप्रैल अगर आप चले जाओगे तो 27 दिन आ जाएगा, और वो माइनस में आएगा क्योंकि 31 मार्च के बाद जा रहा है वो। तो उन्होंने इसको माइनस में 27 लेके प्रोडक्ट भी माइनस में निकाल दिया। अब मेरे हिसाब से आईसीआई को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आईसीआई ने अपनी जो स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल विच इज रेलिवेंट फॉर May 2022 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स, वहां पे उन्होंने रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है, और उसमें उन्होंने जो तरीका यूज किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि आपको यहाँ पे लिखना है टू रेड इंक प्रोडक्ट। तो आप स्टडी मटेरियल में कोई और तरीका दिखा रहे हो, और आप अपने मॉक टेस्ट पेपर में कोई और तरीका देख ले रहे हो। आप क्यों नेसेसरीली बच्चे को कंफ्यूज करना चाह रहे हो? या तो आप स्टडी मटेरियल में भी डिस्कस करो कि आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हो, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टडी मटेरियल में उसको ऐसे नहीं दिखा रहे, और यहाँ पे आप अलग ही ढंग से इसको माइनस में कर करके दिखा दे रहे हो। मुझे पता है टेक्निकली गलत नहीं है, मुझे पता है आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बच्चा तो अननेसेसरी कंफ्यूज हो गया ना। वो कंफ्यूज हो गया कि एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो हम कौन सा तरीका लगाए।
अगर हम ये तरीका ना लगाए और सजेस्टेड आंसर में ये तरीका यूज हुआ होगा तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? या अगर हम लोग ये तरीका यूज कर ले और सजेस्टेड आंसर में आपने वापस रेडिंग का फंडा दिखा रखा होगा तो वहां हमारे नंबर कट जाएंगे क्या? तो आईसीआई को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता आईसीआई से इस बात पे। तो कोई बात नहीं, अब जो भी है आप मेरी अगर मानोगे तो आप इसको रेड इंक करके भी दिखा सकते हो। तो रेड इंक करके हम क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पे 27 लिख देंगे। यहाँ पे तो कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, 7500 तो यहाँ ठीक आएगा और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। और 27 करके हम इसको प्रोडक्ट लिख लेंगे 2,02,500। अल्टीमेटली आंसर ठीक ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको दिखाने का तरीका बदल गया। तो इंस्टीट्यूट को ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए इस विषय पे। मतलब इस तरह के इश्यू पे मैं पहले भी आईसीआई को मेल लिख चुका हूँ। आईसीआई ने पहले भी ये चीज कर रखी थी। आईसीआई ने क्या किया था, अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें सेल बुक और परचेज बुक का अलग फॉर्मेट दिखा रखा था और बेसिकली उन्होंने सेल बुक और परचेज बुक का मेरे ख्याल से अलग अलग फॉर्मेट दिखा रखा था और आरटीपीस वगैरह में कुछ अलग फॉर्मेट दिखाया था। ऐसा कुछ तो भी हुआ था और मैंने तब भी आईसीआई को मेल लिखा था। तो आईसीआई ने बोला था कि स्टूडेंट कोई भी तरीका यूज कर सकता है अपने हिसाब से, कोई भी तरीका ठीक है। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप अपनी थोड़ी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलो, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन लेवल पे बच्चे होते हैं वो पहली बार सीए के पेपर दे रहे होते हैं और अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो बच्चे थोड़े परेशान ज्यादा हो जाएंगे। तो क्यों अननेसेसरीली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना है ना? तो आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपको रेड इंक वाला तरीका सही लगता है, वही तरीका आता है, तो आप वही तरीका फॉलो करना। आपका अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। आगे कहता है, अब बहुत सारी सेल परचेज की इंफॉर्मेशन है तो फटाफट से देख लो। जैसे एक दो मैं दिखा देता हूं, बाकी सिमिलर वे में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अदिति सोल्ड गुड्स टू दीप्ति, है ना? तो अदिति ने गुड्स सेल करे तो उसके लिए सेल होगी 9,000 रुपए की। कौन सी डेट को सेल करी? 11 अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने ये वाली ट्रांजैक्शन मिस कर दी थी। चलो कोई नहीं, मैं ये वाली ट्रांजैक्शन देख लेता हूं। तो 1 फरवरी की बात हो रही है, 15,000 रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, सेम वे में सारी कैलकुलेशन होगी, कोई फर्क नहीं है। तो 4 फरवरी को एक मिनट, अदिति सोल्ड गुड्स टू, अच्छा सॉरी, अदिति ने गुड्स सेल करे दीप्ति को, तो दीप्ति के लिए तो परचेज हो गई ना, तो यहाँ पे 15,000 की परचेज आ जाएगी। सॉरी, मैं अपनी बातों बातों में डिस्ट्रैक्ट हो गया और थोड़ा मेरा फ्लो छूट गया था, कोई नहीं। तो अदिति के लिए ये परचेज हो जाएगी। तो ये 1 फरवरी से लेके 58 डेज काउंट कर लेना। तो फरवरी के 27 दिन आ जाएंगे और 31 दिन आपके मार्च का आ जाएंगे, तो ये 58 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है। इसी प्रकार से फरवरी 7 को अदिति रिटर्न गुड्स टू दीप्ति। दीप्ति के लिए ये हो जाएगा बेसिकली सेल्स रिटर्न हो जाएगा 1,500 रुपए, है ना? 1,500 रुपए ही दे रखा है, यस, है ना? तो फरवरी 7 से अगेन 31 मार्च तक आप कैलकुलेट कर लेना। तो फरवरी के आपके 21 दिन आ जाएंगे और मार्च के 31 दिन आ जाएंगे, तो ये आप टोटल 52 आ जाएगा। तो ये सेल परचेज की सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, बाकी तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना। और फाइनली आपका जब प्रोडक्ट में जब बैलेंस बचेगा, दैट वुड बी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना? इसको हम बोल देंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इस पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेट कर देंगे। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो इन्होंने यहाँ दिखा रखी है। फॉर्मूला क्या होता है? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 1/365। तो वही फॉर्मूला लगाया और नियरेस्ट रुपी में मल्टीप्लाई करके उन्होंने राउंड ऑफ करके 328 का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। और फिर हमारा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑपोजिट साइड जाएगा। जिस भी साइड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बच रहा है, इंटरेस्ट उसके ऑपोजिट साइड जाएगा। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां बच रहा है, इंटरेस्ट जो है वो यहां पे आ जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां बच रहा होता तो इंटरेस्ट हमारा यहां आ जाता। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना होती है चीजों का। तो फाइनली इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। अब जनरली हम लोग इसको हम बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 31 मार्च को अकाउंट सेटल हो गए बाय मींस ऑफ चेक, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसलिए हम इसको बाय बैलेंस सीडी ना लिख के बाय बैंक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है, बेसिकली सेटल हो। तो ये था आपका 5 नंबर का अकाउंट करेंट का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सी क्वेश्चन है आपका, मिस्टर सोमनाथ सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 की उसने ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। भाई बेसिकली आपका जो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस का जो चैप्टर होता है उसका क्वेश्चन है। ये भी 5 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है। तो 12 दिसंबर को हमने गुड्स सेल करे कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस,
और ये इंपॉर्टेंट है, उसने बोल दिया कॉस्ट प्लस 25%, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है 25% ऑफ कॉस्ट, और सेल वैल्यू उसने 1,60,000 की बता दी। 20 दिसंबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ₹70,000, ओके। 22 दिसंबर को रिसीव लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉर अप्रूवल, और 27 दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 30,000। तो इसकी आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। आगे ये कह रहा है मिस्टर सोमनाथ रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शंस एज ऑर्डिनरी सेल्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सोमनाथ, अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 2021। आप ये मान के चलो कि 31 दिसंबर 2021 को हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा। Consider that the transaction values are at invoice value, including profit. तो यही कह रहा है कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं ये इनवॉइस वैल्यू पे, यानी आफ्टर प्रॉफिट ऐड करके जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पे ये सारी वैल्यूज आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले 12 दिसंबर को हम सेल की एंट्री कर देंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ सजेस्टेड आंसर में। 12 दिसंबर को सेल की एंट्री हो जाएगी, तो उसकी सिंपल एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आ गई एंट्री। 20 दिसंबर को कुछ गुड्स वापस हो गए, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 70,000 की रिटर्न दिखा दी हमने। अच्छा, 22 दिसंबर को कह रहा है कि 70,000 रुपए के गुड्स अप्रूव हो गए, तो क्या हम इसकी कोई एंट्री करेंगे? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जब हमने गुड्स भेजे थे तभी हम सेल्स की एंट्री कर चुके हैं, तो अब हमको यहाँ पे कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब एग्जाम में बहुत बच्चे लिख के नहीं आते, आपको ये मेंशन करके आना है नीचे नोट में, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज द when the goods were sent on an approval basis they were already recorded as sales, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर को, पेपर चेकर को दिखाना है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, ये नहीं कि आप एंट्री ना लिखो और पेंशन भी ना करो, फिर एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने उसको छोड़ दिया। तो आपको मेंशन करके आना है जो भी आप कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई कर रहे हो। चलो, फिर फाइनली कहता है बेसिकली गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 30,000। तो बेसिकली क्लोजिंग डेट पे 30,000 रुपए के जो इनवॉइस वैल्यू के गुड्स हैं दे वर अप्रूविंग अवेटिंग अप्रूवल। अब यहाँ पे बच्चों का एक और डाउट आता है, बच्चे कहते हैं सर ये डाउट आ चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने गुड्स भेजे 1,60,000 के, इसमें से 70,000 रुपए के गुड्स वापस हो गए, 70,000 रुपए के गुड्स अप्रूव हो गए, तो 1,60,000 की गुड्स भेजे, 1,40,000 की ये ट्रीटमेंट हो गई, तो बच गए हमारे 20,000 की गुड्स। तो गुड्स तो हमारे पास 20,000 के बच्चे होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 30,000 के बोला है, तो क्या ये क्वेश्चन में गलती है? तो आंसर इज नो, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि जो ट्रांजेक्शन हमने बताई है वो दिसंबर 2021 की है। ये भी तो हो सकता है कुछ दिसंबर से पहले भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रखी हो, तब भी हमने गुड्स भेजे होंगे अप्रूवल बेसिस पे, तो वो भी कुछ बचे होंगे गुड्स। तो हो सकता है पिछले महीनों के 10,000 के रुपए के और गुड्स बचे होंगे। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है उसको ही फॉलो करके चलना। तो बेसिकली अब हमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना होता है, क्लोजिंग डेट पे हम लोग क्या करते हैं। अब टेक्निकली ये क्वेश्चन की ये जरूर गलती है, ये उसने दिसंबर 31 बताना चाहिए था, मेरे हिसाब से लास्ट डेट पे बताना चाहिए था, और ये एंट्री भी दिसंबर 31 को होनी चाहिए आइडियली, बट क्योंकि क्वेश्चन ने 27 दिसंबर बोल रखा है तो हमने भी सोल्यूशन में 27 दिसंबर ही लिख दिया। सबसे पहले जो गुड्स बचे हुए हैं अप्रूवल बेसिस पे उसकी हम सेल की रिवर्सल की एंट्री कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या डेटर अकाउंट, ठीक है। 30,000 के लिए हमने सेल रिवर्स कर दिया, इसको कैंसिलेशन ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो। फिर हमको जो गुड्स विद कस्टमर है उसकी सेपरेटली एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। एंट्री बनती है इन्वेंट्री या गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। और वैल्यू जो आती है वो आती है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कॉस्ट ही निकालेंगे। तो 30,000 रुपए तो इनवॉइस वैल्यू है, हमको इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। आपको उसने क्वेश्चन में बोल रखा है 20% ऑफ कॉस्ट आपका, सॉरी 25% है, सॉरी। उसके क्वेश्चन ने बोला हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन है। 25% ऑफ कॉस्ट मतलब होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट। अब शॉर्टकट तरीका ये है कि 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑफ इनवॉइस वैल्यू। तो आप स्ट्रेट अवे 30,000 का 1/5 निकाल लो,
तो वो आ जाएगा 6,000 रुपए। तो 30,000 माइनस 6,000 आप करोगे तो 24,000 की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है। एक और तरीका ये है कि आप पूरा लंबा सॉल्व करके करो। आप बोलो कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000। ये इक्वेशन बना दी हमने और फिर हमने कॉस्ट की वैल्यू निकाल दी। एक और तरीका क्या है जो आईसीआई ने यूज किया है, आप ये बोलो कि सर 30,000 जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 125% ऑफ कॉस्ट। अब मैं अगर कॉस्ट निकालना चाहूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 30,000 को 125% से डिवाइड कर दूंगा। 125% से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि 30,000 इंटू 100 अपॉन 125। ये क्वेश्चन में इन्होंने आईसीआई ने कर रखा है, आप कोई भी तरीका यूज कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे। और कॉस्ट की कैलकुलेशन जरूर दिखानी है आपको। बहुत बच्चे कॉस्ट की कैलकुलेशन भी नहीं दिखाते, अपना कैलकुलेटर पे करके आ जाते हैं। तो भाई दिखाओ तो एग्जामिनर को कि आपको कॉस्ट निकालनी आती है। तो आप लोग ध्यान से सारी चीजें करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलो, तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अमल, कमल एंड तमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:5:3। their balance sheet on 31st December 2021 was as follows। एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इसमें आपको पार्टनर के लोन अकाउंट भी दे रखे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं। चलो आगे कहता है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 यानी अगली डेट से, है ना, 31 दिसंबर 2021 की बैलेंस शीट दी है। नेक्स्ट डेट से हमने क्या किया, दे एग्रीड टू ऑल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:6:5। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया 1 जनवरी से। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट ₹6,62,000। ओके, provision of 5% on sundry debtors to be made on doubtful debts for doubtful debts, goodwill of the firm at this date be valued at 3 years purchase of average net profits of last 5 years before charging insurance premium। भाई कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो बता दो। तो ये उसने नीचे बता रखा है, देखो। ठीक है, तो देयर इज अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जेएलपी है बेसिकली, 4 लाख रुपए की, जिसकी एनुअल प्रीमियम जाती है 20,000 रुपए की। एंड द प्रीमियम पेड बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रीमियम जब हम पे करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह चार्ज करते हैं। तो इस इंश्योरेंस की बात कर रहा है कि जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे, बेसिकली गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उसमें जो प्रीमियम की जो प्रीमियम है जो अपने पीएनएल में चार्ज कर रखी होगी, इसको आपको हटा के चलना है, इसको एक्सक्लूड करके चलना है। तो बेसिकली जो आप प्रॉफिट लोगे दैट वुड शुड बी द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। एनीवे डी में कह रहा है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 2,24,000। ठीक है, ये बात होगी सारी आपकी। अच्छा, क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू भी दे रखी है पॉलिसी की 1,56,000 की। तो बेसिकली जैसे आप गुडविल की ट्रीटमेंट करते हो, इसकी आप सरेंडर वैल्यू की भी ट्रीटमेंट कर दोगे। तो गुडविल की हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेम वे में हम इसकी जो सरेंडर वैल्यू है इसकी भी यही ट्रीटमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स दे रखा है। तो 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, आपको 5 साल का ही एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, 28, 34, 40, 44 एंड 54। अब ये प्रॉफिट सर आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम है या बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये कैसे पता लगेगा भाई? क्वेश्चन ने बोला हुआ है क्लियरली कि ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है पीएनएल में फाइनल प्रॉफिट कितना बचा। तो जब पीएनएल का फाइनल प्रॉफिट है ये, तो ये ऑब्वियसली आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम पीएनएल पे चार्ज कर रहे हैं। तो पीएनएल का प्रॉफिट निकल रहा है नेट प्रॉफिट, तो ये प्रीमियम हटाने के बाद ही बचा होगा प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला हुआ है आगे, गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन मांग रहा है आपसे ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। 1 जनवरी को आपको क्या बैलेंस शीट बनेगी आपकी, वो बना के दिखानी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 20 मार्क्स का अकेला ही क्वेश्चन है पार्टनरशिप का।
ठीक है। और मजे की बात यह है, क्वेश्चन ने आपसे कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ऑल दो क्वेश्चन ने वो मांगा नहीं है, बट आपको बनाना तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले तो भाई सिंपल है, 2-3 आपकी रिवैल्यूएशन के पॉइंट है, तो उसकी एंट्री डिस्कस कर लो फटाफट से, है ना। तो सबसे पहले उसने बोला था फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट 6,62,000, बैलेंस शीट में आ रही है 5,60,000 रुपए की, तो कितने रुपए से बढ़ गई ये? 1,02,000 रुपए से बढ़ गई, तो उसकी एंट्री हो गई फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट कहता है एक प्रोविजन हमें बनाना है डाउटफुल डेट्स का, तो प्रोविजन कितने का है, सॉरी डेटर्स कितने के? 1,20,000 के, तो 5% इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 600 रुपए। इसके अलावा स्टॉक इज बी रिड्यूस टू 2,24,000, तो स्टॉक है आपकी 2,40,000 की बैलेंस शीट में, ये कम हो गई 2,24,000 पे हो गई, तो कितने रुपए से कम हो गई ये? 16,000 से। तो ये दोनों भी चीजें रिवैल्यूएशन में नुकसान की तरह आती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 16,000 से हमने स्टॉक कम कर दिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 का बना दिया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। ये करने के बाद आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे हैं 1,02,000 से, डेबिट कर रहे हैं 22,000 से, तो आपका 80,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, जो आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, तो आप देखना ये ओल्ड रेशियो में बटा हुआ होगा, ओल्ड रेशियो था क्या भाई? 8:5:3, तो ये बेसिकली 8:5:3 में बढ़ गया आपका ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये तो आपकी एक बात होगी। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, जनरल रिजर्व भी दे रखा है। आप लोगों को पता है रिजर्व वगैरह को हम क्या करते हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, तो इसकी भी एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी आपका, ये तो दिख ही रहा है 8:5:3, है ना, ये 8:5:3 दिख ही रहा है, तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब बचा आपका गुडविल का और जॉइंट लॉयल्टी पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमें जो लेना है, कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ का जो इन्होंने जो तरीका यूज किया आईसीआई ने, ये तरीका भी ठीक है, बट अगर आपको ये समझना है तो आप सिंपली क्या करो, मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ। टोटल प्रॉफिट देखो 5 साल के कितने आ रहे हैं, तो 28,000 प्लस 34,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 प्लस 54,000, तो टोटल प्रॉफिट्स आपके आ रहे हैं 2 लाख, 5 साल के टोटल प्रॉफिट्स। तो ये 5 साल के प्रॉफिट है, लेकिन हमको प्रॉफिट लेना है बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमको 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रॉफिट्स में तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कम कर रखा होगा। तो प्रीमियम कितने रुपए का था? साल का 20,000 रुपए का प्रीमियम था, और हमें 5 साल का प्रीमियम ऐड करना है, तो 20,000 इंटू 5, यह आ जाएगा 1,00,000, है ना। तो टोटल प्रॉफिट्स आ गए मेरे बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 3,00,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 साल का, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, बोला है ना। हाँ, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। गुडविल कैसे निकल जाएगी? 60,000 इंटू 3, दैट इज 1,80,000। ठीक है, तो टैली कर लो ना अपने आंसर से, तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। अच्छा, इसके बाद आपको सरेंडर वैल्यू दे रखी है पॉलिसी की, तो मैंने बोला जैसे गुडविल की आप गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करते हो, वैसे जीएलपी की सरेंडर वैल्यू की भी आपको गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आप 1,80,000 की गुडविल में सरेंडर वैल्यू ऐड कर दोगे, तो टोटल आपका आ जाएगा 3,36,000, है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग ही करनी है दोनों के लिए, तो हम इसको कंबाइन करके एक साथ ही कर देंगे। इसके लिए आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कैसे कर रखा है, अगर आपको ये नहीं समझ आता क्या कंफ्यूजन होती है कि भाई ये क्या कर रखा है इन्होंने, इन्होंने बेसिकली रेस भी कर रखा है गुडविल को, राइट ऑफ भी कर रखा है। आप सिंपली अपना जो तरीका आप अपना 12वीं से लगाते आ रहे हो वो तरीका लगा लो। तो आप सबसे पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लो। तो 3 पार्टनर है, अमर, कमल और कमल, है ना, तो मैं यहां लगा लिख लेता हूं।
अगर अमर की बात करूं तो गेन सैक्रिफाइस निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर कितना है अमल का सॉरी 5/16 माइनस ओल्ड शेयर कितना था 8/16। तो ये आ रहा है -3/16। माइनस में आने का मतलब होता है सैक्रिफाइस। सिमिलरली अगला पार्टनर है आपका कमल, इसका न्यू रेशियो है 6/16, पुराना रेशियो कितना था 5/16, है ना। तो इसका 1/16 पॉजिटिव में आ रहा है तो ये हो गया गेन। और फाइनली आपका तीसरा पार्टनर है तमल टी, न्यू रेशियो 5/16, पुराना रेशियो 3/16, तो ये आ रहा है पॉजिटिव में 2/16, तो इसका भी गेन हो गया, है ना। एंट्री क्या बन जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो केस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। अच्छा, अब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, तो टोटल हमने लिया था 3,36,000, है ना। गुडविल प्लस जीएलपी का सरेंडर वैल्यू टोटल आ गया 3,36,000। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो के की बात करें तो 3,36,000 इंटू इसका जो भी गेंड शेयर है, तो गेंड शेयर कितना है इसका 1/16। सिमिलरली इसका भी 3,36,000 टोटल है, इसका गेंड शेयर कितना है 2/16, और ए का 3,36,000 टोटल है, इसका सैक्रिफाइस शेयर है 3/16। ये मैंने यहां से उठा लिया। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आ जाएगा 3,36 डिवाइड बाय 16, तो ये आ रहा है 21,000, ये आ रहा है 42,000, और ये आ रहा है आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 63,000। एक बार एंट्री चेक कर लेते हैं, मैं सीधा एंट्री पे आ जाता हूं ऊपर। देखो ये एंट्री इन्होंने कर रखी है, कमल डेबिट 21, कमल डेबिट 42 और टू अमल्स कैपिटल 63, है ना। ये क्या होगी गुडविल और जीएलपी के सरेंडर वैल्यू की एडजस्ट, चेक कर लेना, ठीक है। तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, अगर आपको इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन नहीं समझ आती तो आप अपना जो 12वीं का तरीका है वो लगा के इसको कैलकुलेट करके एंट्री पास कर देना। खत्म हो गई बात, सारी चीजें हमने कर ली। अच्छा, एंट्रीज के मामले में तो इतना काफी है ना। लेकिन अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, तो ये आपका सिंपल हो गया। जो एंट्रीज आपने पास की है, सबसे पहले तो चलो ओपनिंग बैलेंस डाल दो, फिर जो भी आपने एंट्रीज पास कर रखी है उसकी पोस्टिंग कर लो, है ना। इस सारी चीजों की हमने एंट्रीज ऑलरेडी पास कर रखी है, तो इसकी आपको बस उठा के यहाँ पे पोस्टिंग कर देनी है नॉर्मली, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और फिर आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बन जाएगी नॉर्मली। तो यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी रिवैल्यूएशन कर रखी है हमने रिवैल्यू कर देना और रिजर्व उड़ जाएगा, बाकी जो आप नॉर्मली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट जैसा बनाते हो वैसे आपको बना दे, ठीक है। तो ये करना था क्वेश्चन में पूरे 20 नंबर के लिए आपको। तो अच्छा क्वेश्चन था, और 20 नंबर की वेटेज ठीक भी थी इसकी, क्योंकि इसमें आपको काफी मेहनत करनी थी। चलिए अब हम बढ़ते अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। तो ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑफ साहिल ऑन 31 मार्च 2021। तो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो एक ध्यान देना आप पॉइंट। सबसे पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं बट ध्यान देने वाली चीज मैं दिखा दे रहा हूं। सेल्स दे रखी है और रिटर्न इनवर्ट्स दे रखा है, तो आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दे रखी है। सिमिलरली परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दे रखा है। फिर आपको एक बैंक लोन दे रखा है जिसपे 14% पर एनम का इंटरेस्ट रेट बोल रखा है, ये आपको ध्यान देना। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो मैं एक काम करूंगा इस क्वेश्चन में, अल्टीमेटली वो आपसे मांग क्या रहा है, वो आपसे सिर्फ मांग रहा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल। आपको बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको कुल मिला के कितनी 8 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, तो मैं खाली आपकी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लूंगा, और बाकी तो चीजें आपको नॉर्मली करने आती है। सारी एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लेना। The provision for bad and doubtful debts are to be created at 5% and discount on at 2% on sundry debtors. तो provision for doubtful debts भी है और discount on debtors भी है, दोनों भी है।
फिर सेकंड पॉइंट में कह रहा है पर्सनल परचेजेस ऑफ साहिल अमाउंटिंग टू ₹1500 वो हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, यानी कि साहिल की कुछ पर्सनल परचेजेस थी ₹1500 की, वो हमने परचेज में ऐड कर रखी। पर्सनल परचेज है तो ये ड्रॉइंग्स है, तो ये परचेज में ऐड नहीं होनी चाहिए, परचेज में से कम हो जानी चाहिए, पर अभी हमने ऐड कर रखी है। ठीक है, प्रोविजन का डिस्कशन मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, पर्सनल परचेजेस जो ₹1500 की कर रखी है, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मैं नीचे आ जाता हूं, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जो परचेजेस आपको क्वेश्चन में दे रखे ट्रायल बैलेंस में वो लेंगे। ठीक है, एक जो ₹1500 की जो पर्सनल परचेजेस है ड्रॉइंग्स है वो इसमें से हटा देंगे। ठीक है, चलो थर्ड में कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% शैल बी रिटर्न ऑफ, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 12,500 है, तो इसका 10% आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, 12,250 डेप्रिसिएशन आ जाएगा और ये आपका P&L में चला जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। चलो फोर्थ अच्छा पॉइंट है, फोर्थ अच्छा पॉइंट है, वो कह रहा है इंक्लूडेड अमंगस्ट द डेटर्स इज ₹7,500 ड्यू फ्रॉम सुंदर एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर्स इज ₹2,500 ड्यू टू हिम। तो एक पार्टी है जिसका नाम है सुंदर, एक पार्टी है जिसका नाम है सुंदर, ये हमारे डेटर्स में भी आ रहा है और क्रेडिटर्स में भी आ रहा है। डेटर्स में इसकी वैल्यू आ रही कितनी, ₹7,500, क्रेडिटर्स में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ₹2,500। यानी हमको सुंदर को ₹7,500 मतलब सुंदर से ₹7,500 लेने भी है और सुंदर को ₹2,500 देने भी है। तो भाई आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो, अगर सुंदर से मेरे को पैसे लेने भी है देने भी है तो मैं क्या करूं, मैं ये ना अच्छा हो जाए कि ये ₹7,500 के डेटर्स में से ये ₹2,500 के क्रेडिटर्स एडजस्ट कर दूं, है ना, तो क्रेडिटर्स तो मेरे उड़ा दूं ये ₹2,500 के और डेटर्स फिर मेरे बच जाएंगे ₹5,000 के, है ना। तो सुंदर का मेरा डेटर फाइनली बच जाएगा एज अ डेटर ₹5,000, तो मैं डेटर्स में से ₹2,500 कम कर दूंगा और क्रेडिटर्स में 2,500 सॉरी क्रेडिटर्स में से ₹2,500 कम करके क्रेडिटर्स उड़ा दूंगा और जो मेरे डेटर्स हैं वो ₹7,500 से कम होकर 5,000 हो जाएंगे ₹2,500 से। तो बेसिकली मैंने आपस में सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, चल फिफ्थ में कहता है क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो बेसिकली ये प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है। अ क्वार्टर बोलने का मतलब होता है 1/4, है ना, तो मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो 1/4 है वो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये डायरेक्टली सोल्यूशन में दिखा देता हूं। तो ट्रायल बैलेंस में आप जाओगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दिखेगा ₹36,000 का, लेकिन 1/4 इसका प्रीपेड है तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल खर्चा आ जाएगा 27,000। सिक्स में कह रहा है क्रेडिट परचेजेस इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹1,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो हमने कुछ क्रेडिट परचेजेस करी थी ₹1,000 की जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ये हमारे परचेजेस में ऐड हो जाएगा। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जो हमने ₹1,000 के परचेजेस ओमिट कर दिए इसको हम लोग प्लस कर देंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 196,500, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाता है। एट्स में कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। पूरे साल का हमको बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना है। तो एक बार क्वेश्चन पे आ जाना जरा। तो 14% का बैंक लोन है, ₹50,000 का लोन है, तो इसका 14% आप जब निकालोगे तो मेरे ख्याल से 7,000 आएगा, है ना, ये आएगा 7,000। लेकिन इस 7,000 में से कितना बैंक इंटरेस्ट हमने पे कर रखा है, 27,500। तो रिमेनिंग कितना नहीं पे किया, 2,750। तो रिमेनिंग हमने ₹4,250 नहीं पे किया, तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब हम P&L बनाएंगे तो हम P&L में दिखाएंगे कैसे, 27,50 तो हमारा बैंक इंटरेस्ट पे है, इसमें से आउटस्टैंडिंग है, ड्यू या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो 4,250, तो टोटल हमारा 7,000 का खर्चा P&L में आ जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट सारी हो गई, सिर्फ अब क्या बच गया, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स बच गया। तो अब इसकी आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये ध्यान देना। तो डेटर्स मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं,
फटाफट से देख लो डेटर्स कितना आ रहा है ट्रायल बैलेंस में 60,000 के। तो 60,000 के डेटर्स मेरे आ रहे हैं। इसमें से मैंने 2,500 रुपए के डेटर्स कम कर दिए। जब मैंने 7,500 के डेटर्स कम करके 5,000 कर दिए तो मैंने 2,500 के डेटर्स कम कर दिए। तो माइनस एडजस्टमेंट मैंने कोई कर दी 2,500। फाइनली मेरे पास कितने डेटर्स बचे 57,500। फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसमें निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे 57,500 का 5%। तो ये आ जाएगा 57,500 इंटू 5%, 2875। तो कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको बनाना है 2,875। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं किधर है किधर है किधर है। ठीक है, तो 2875 का हमारा प्रोविजन आ जाएगा फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमें कैसे निकालना होता है, तो आपको याद रखना है जो ग्रॉस डेटर्स होते हैं इसमें से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देने होते हैं, है ना। तो 57,500 माइनस 2875, ये बचा 54,625, है ना। ये अच्छे डेटर्स हैं, गुड डेटर्स। भाई हम डिस्काउंट के लिए प्रोविजन किसके लिए बनाएंगे, अच्छे डेटर्स के लिए बनाएंगे ना। जिन डेटर से हमें लगता है पैसे मिलने ही नहीं वाले, उसके लिए हम लोग डिस्काउंट के लिए प्रोविजन क्यों बनाएंगे, उनको तो हम डिस्काउंट कभी देंगे ही नहीं। तो सिर्फ जो बचे हुए अच्छे डेटर्स है, सिर्फ उन्हीं डेटर्स पे हम लोग डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं। तो डिस्काउंट का प्रोविजन कितना आ जाएगा, इसका 2% आ जाएगा 1092.5। तो आंसर में एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या ले रखा है। तो इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके 1093 ले रखा है। ठीक है, तो यही आपकी बाकी एडजस्टमेंट थी। बाकी आप लोग छांट लेना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने होंगे, तो एक कैरेज इनवर्ड्स दे रखा है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा और फिर आप अपना पीएनएल बना लेना। खर्चों को खर्चों वाली डेबिट साइड पे, और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, और फिर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो इजीली बन जाएगा। आपको ट्रायल बैलेंस से उठा के कॉपी करना है, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने कर दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसकी वेटेज चेक कर लो क्या है। इसकी वेटेज आपकी 15 नंबर की, 15 मार्क्स की वेटेज है आपकी इस क्वेश्चन की। सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाना है और आपके 15 नंबर पूरे। चलिए, बी पार्ट है इसका, क्या कह रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स बैडमिंटन क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। तो ये एनपीओ का क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली क्रेडिटर्स हो गए आपके फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों दे रखे हैं। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 22,50,000। फिर है पेमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 13.5 लाख। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है कि वो कह रहा है ascertain the amount of subscription and स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली कह रहा है कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे, और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। और बी में कह रहा है ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बेसिकली आपको बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, है ना। तो ये भी 12th लेवल का क्वेश्चन है आप कह सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, हम बना लेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये मैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व कर रखा है, आप स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कंफर्टेबल फील करते हो तो आप वहां से चेक कर लेना। मैं यहाँ पे अकाउंट बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट रफ सा अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां आ जाती है। तो ये कितनी कितनी दे रखी है आपको, 67,500 और 99,000। फिर आपको क्या बता रखा है, सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है, तो ये लाइबिलिटी होती है बेसिकली। तो ये इधर आ जाएगी, तो ये बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितनी कितनी दे रखी है आपको, 54 एंड 31,500, 54 एंड 31,500।
बिल्कुल रफ गंदा सा अकाउंट बना रहा हूं जल्दी जल्दी। इसके अलावा आपको बोल रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 22.5 लाख, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं। बस, सिंपल, खत्म। अब आपका जो बैलेंस बच के आएगा वो इधर बच के आएगा। तो कितना बच रहा है निकाल लेता हूं फटाफट से। 54 प्लस 22.5 99, तो टोटल आ रहा है 24,03,000। इसमें से 67,500 माइनस 31,500, ये बच रहा है 23,04,000, है ना। अब इसी की कैलकुलेशन उन्होंने क्या कर दी है, नीचे आ जाता हूं। इसी के कैलकुलेशन इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा दी है। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म इजी लगता है तो आप वैसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करता हूं पर्सनली अकाउंट बना के कर देना, क्योंकि इजी होता है और गलती भी नहीं होती उसमें, है ना। अल्टीमेटली आंसर तो हमारा सही आई है। बिल्कुल वे सेम वे में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम उन्होंने स्टेटमेंट बना के दिखाया हुआ। मैं अगेन यहाँ पे भी अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स भी हैं और और अकाउंट भी है, स्टॉक अकाउंट भी है, और आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो जब भी आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्रेडिटर अकाउंट भी बना दें। यहां बना लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, नीचे बना लूंगा स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस यहां पे, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है भाई, 4,05,000 और 5,85। 4,05,000 5,85। फिर उसने बोला हुआ अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल टू बैंक, यहां पे लिख देता हूं मैं कितना अमाउंट हमने पे किया क्रेडिटर्स को, 13,50,000। तो ये टोटल कितना आ रहा है यार, 19,35,000 टोटल। अब हमारा बैलेंस यहां बच के आ जाएगा, एक मिनट देना। अब हमारा बैलेंस यहां बच के आ जाएगा, जो हमारा होगा क्रेडिट परचेज। इसको मैं लिख दूंगा, ग्रीन पेन से लिख देते हैं, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो ये कितना बच रहा है, मैं निकाल लेता हूं फटाफट से। ये आ रहा है 15,30,000। इसको कोरिस्पॉन्डिंगली हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल में दिखा देंगे, टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,30,000। अच्छा, आप अकाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट भी बना देते तो ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। फटाफट से देख लूं क्या है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, 4.5 लाख और 675। 4.5 लाख और 675। टोटल कितना आ रहा है यार, है मेरे ख्याल से 19,80,000। अब आपका जो बैलेंस है वो इधर बच जाएगा,
तो देख लेते हैं 19,80,000 माइनस 675, ये बच रहा है 13,05,000। इसको मैं बोल दूंगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज सिंपली स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये देखो इन्होंने ये चीज स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल के दे दी। अब बहुत बच्चों का इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, किधर गया, कि सर पेमेंट्स मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सर ये लग रहा है हमको कि ये कैश परचेजेस है। हालांकि मेरा इंटरप्रिटेशन पढ़ के तो मेरे हिसाब से ये कैश परचेज तो हो नहीं सकता, ये सिंपली ये है कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पे किया। लेकिन फिर भी बच्चों को, कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि ये पेमेंट नहीं है, ये कैश परचेज है। तो अगर आप इसको कैश परचेज भी लेके चलोगे ना, तब भी आपके फाइनल आंसर सही आएगा, तब भी आपका फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो लेके चलना है कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर मैं इसको पेमेंट मान रहा हूं तो मैं इसको क्रेडिटर में डेबिट कर रहा हूं, अगर मैं इसको कैश परचेज मानूंगा तो मैं इसको स्टॉक अकाउंट में डेबिट करूंगा, तो अल्टीमेटली अमाउंट डेबिट ही हो रहा है ना। तो फाइनल जो आपका ये वाला आंसर आएगा, हाँ आपका क्रेडिट परचेज बदल जाएगा, क्रेडिट परचेज बदल जाएगा, लेकिन जो फाइनली आपको निकालना है ये आपका नहीं बदलेगा। दिस विल कम आउट टू बी 13,05,000 ओनली। आप करके चाहे तो देख लेना। ठीक है, हालांकि ये पढ़ के लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो लग रही है वो तो पेमेंट फॉर मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही है, फिर भी अगर आप इसको कैश परचेज मान के करना चाहते हो तो आप वो भी कर लेना, तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन ने एक चीज और मांगी थी, इस क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा था कि सारी चीजों को दिखाओ, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। तो ये तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ रेलिवेंट चीजें दिखानी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है ना, आपको सिर्फ 31 मार्च का मांग रहा है क्लोजिंग डेट का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है और स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक अकाउंट होता है वो भी एसेट होता है, तो एसेट को आप एसेट साइड दिखा देना। सिमिलरली जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो भी लाइबिलिटी होती है। इन दोनों चीजों को आप लाइबिलिटी साइड दिखा देना। गलती से भाई अकाउंट को टोटल करके मत आ जाना बैलेंस शीट को, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है सिर्फ। ठीक है, दिस इज ओनली एन एक्सट्रैक्ट, हम सिर्फ रेलिवेंट चीजें दिखा रहे हैं जो हमारे पास है, हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3-4 चीजें बस ये आपको डालनी है एंड आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो जी, अब फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, बल्कि ए और पी पार्ट दोनों भी आपका कंपनी अकाउंट से है। तो क्या कह रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। आपको फॉरफीचर और री इशू के लिए एंट्रीज पास करनी है। तो पहली में कह रहा है अखिल प्राइवेट लिमिटेड फॉरफीटेड 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 10 रुपए की शेयर्स पूरे कॉल्ड अप थे, हेल्ड बाय आदित्य फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। तो 10 रुपए कॉल्ड अप थे, इसमें से हमें 3 रुपए और 4 रुपए टोटल 7 रुपए नहीं मिले, तो बचे हुए 3 रुपए जो हैं वो हमको मिल गए होंगे। ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3। तो ये तो देखो यही बोला हुआ है कि जो 3 रुपए जो मिल गए हैं ये एप्लीकेशन मनी है, और 7 रुपए में से 4 रुपए बेसिकली आपके जो है, सॉरी 3 रुपए जो आपका है ये अलॉटमेंट का पैसा है, और 4 रुपए जो है आपका ये कॉल का पैसा, ये आपको नहीं मिला। बस सिंपल है। अच्छा, ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, ये हो गई बात खत्म। जी शेयर्स वर रीइश्यूड टू कतेरी और 8 रुपए पर शेयर। ठीक है, अभी उसने लिखा नहीं है, बट ये फुल्ली पेड अप ही मानेंगे हम यहाँ पे। क्यों फुल्ली पेड अप मान रहा हूं, हालांकि उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया फुल्ली पेड अप है, बट मैं इसलिए फुल्ली पेड अप मान रहा हूं क्योंकि जो शेयर्स फॉरफीट हुए थे वो भी फुल्ली पेड अप थे, तो यहाँ पे जब रीइश्यू हो रहे होंगे वो शेयर्स वो भी फुल्ली पेड अप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो लिख देता तो बात ही खत्म, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं लिखा तो मैं लॉजिकली सोच के इसको फुल्ली पेड अप मान रहा हूँ। बस इसकी एंट्री करनी है, सिंपल। क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री क्या बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर अकाउंट टू जो भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की वो अकाउंट है ना। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट किससे करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो कॉल्ड अप कितना है हमारा, 9,000 शेयर से, और 10 रुपए पर शेयर था, तो 9,000 इंटू 10।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि हमको ये मिला नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 4 रुपए का कॉल है और 9,000 शेयर हैं। सिंपल। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्लब करके कॉल्स इन अरियर्स भी दिखा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अलग अलग दिखा दो तो बेस्ट है, अगर आप चाहो तो इसको क्लब करके कॉल्स इन अरियर्स भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैसा मिल गया वो हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो 3 रुपए का एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया, सिंपल, बात ही खत्म। फिर हमने इन शेयर्स को रीइश्यू करा, सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 8 रुपए पे, है ना। तो 9,000 शेयर्स थे, 8 रुपए पे रीइश्यू करा, तो 72,000 मुझे बैंक में पैसा मिल गया। शेयर कैपिटल में मैं पूरे 90,000 क्रेडिट करूंगा, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप मान रहा हूं मैं। तो जो बचे हुए 18,000 रुपए ये डिस्काउंट है बेसिकली, तो ये मैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट कर देता हूं। बिल्कुल 12th लेवल का क्वेश्चन है। और फाइनली अब ये कौन सा केस है, यहाँ पे ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर बीइंग रीइश्यू, सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स हमारे रीइश्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपली हमारा जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस बच गया होगा, इसको हम लोग पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्रेडिट किया था हमने 27,000 रुपए, डेबिट किया 18,000 रुपए, तो बच गया हमारा 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए मेरा पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे निकला, ये मेरा 27,000 माइनस 18,000, सिंपल, खत्म। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, मिस्टर सी हु वाज द होल्डर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 70 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। तो अब के प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है, 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, मिस्टर सी होल्डर था, उसके पास 10,000 शेयर्स थे, इन शेयर्स पे 70 रुपए कॉल्ड अप थे, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच ऑफ ₹20 पर शेयर। तो हमने यानी सी ने अलॉटमेंट का 20 रुपया भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का 20 रुपया भी नहीं दिया, है ना। तो कितना रुपया दे दिया, इसको यहां पे दिखा देता हूं। 70 रुपए के कॉल्ड अप शेयर से इसमें से 20 प्लस 20 नहीं दिया, है ना, यानी टोटल 40 रुपया नहीं दिया। तो कितना दे दिया होगा, 30 रुपया दे दिया होगा, सिंपल, बात खत्म। द डायरेक्टर्स forfeited the above shares and reissued 8,000 of such shares. Forfeit करे 10,000 शेयर्स, रीइश्यू करे 8,000 शेयर्स टू मिस्टर डी एट ₹60 पर शेयर, पेड अप ₹70 पर शेयर। तो हमने 60 रुपए पे रीइश्यू करे, जो कि 70 रुपए पेड अप हमने माने, तो यानी 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। आ जाओ जी। तो 10,000 शेयर हमने फॉरफीट करे, 70 रुपए कॉल्ड अप किया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में मैं करूंगा कॉल्ड अप वाला पार्ट, तो 7 लाख रुपए मैंने कॉल डेबिट कर दिया, कॉल्ड अप वाला पार्ट। अच्छा, कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का 20 रुपया नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला। तो 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, तो 2 लाख 2 लाख मुझे नहीं मिले। दैट मीन्स बचे हुए 3 लाख रुपए, यानी बचे हुए 30 रुपये मुझे मिल गए होंगे 10,000 शेयर्स पे। तो 3 लाख रुपए जो मिल गए मेरे को, ये मैंने क्रेडिट कर दिए फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। नेक्स्ट मैंने की रीइश्यू की एंट्री, तो मैंने रीइश्यू करे 8,000 शेयर 60 रुपए पे, तो 4,80,000 रुपए मुझे मिले होंगे बैंक अकाउंट में। और कितने रुपए पेड अप माने मैंने, ये 7 रुपए पेड अप माने, है ना, 7 रुपए पेड अप है, तो 8,000 इंटू 7, सॉरी 70 रुपए पेड अप है, 70 रुपए पेड अप है, तो 8,000 इंटू 7, 5,60,000 ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और बचे 80,000 रुपए मेरे डिस्काउंट हो गए, जो कि मैंने क्रेडिट कर दिया, सॉरी डेबिट कर दिया फोरफिटेड शेयर अकाउंट। अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट निकालूंगा मैं, तो अब आईसीआई का तरीका भी ठीक है वैसे, लेकिन आपको जो हम तरीका फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, एक फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो हम लिखते हैं अमाउंट फोरफिटेड, टोटल अमाउंट फोरफिटेड, कितना अमाउंट फोरफिट किया मैंने, 3 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट फोरफिटेड 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 10,000 into number of shares reissued 8,000 माइनस रीइश्यू डिस्काउंट, जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट में हमने डेबिट कर रखा है 80,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा
3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 8,000, है ना, तो ये आ जाएगा 2,40,000 माइनस 80,000, तो ये बच जाएगा 1,60,000। अब आईसीआई ने कैसे कैलकुलेट किया, आईसीआई का भी तरीका बिल्कुल ठीक है। आईसीआई ने बोला, आईसीआई ने पर शेयर के हिसाब से निकाल दिया, उन्होंने पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। तो आईसीआई ने कहा कि भाई पर शेयर 30 रुपया पेड अप था, मतलब पर शेयर 30 रुपया मिल चुका था, जो कि मैंने यहाँ निकाला भी था, 30 रुपीज मिल चुके थे। तो पर शेयर कितना हुआ फॉरफिटेड अमाउंट 30 रुपीज। रीइश्यू डिस्काउंट कितना दिया मैंने 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो कितना रुपया मेरा बच गया 20 रुपया। कितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू करे 8,000, बस खत्म। इसमें ऐसे 1,60,000 निकाल दिया। तो जो तरीका सही निकले, सही लगे आप यूज कर लो। अल्टीमेटली क्या है, ये मैथ्स है, आपको जो तरीका समझ आता है वो तरीका यूज करके सही सही कैलकुलेशन कर देना। बट ध्यान देना आपको कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन दिखानी जरूर है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन खत्म। इसकी वेटेज कितनी थी, पूरे के पूरे 10 नंबर। मेरे हिसाब से फ्री के 10 नंबर है, फ्री के 10 नंबर है, कुछ भी नहीं करना था। बच्चों वाली, वही बच्चों वाली मतलब 12वीं वाली फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी थी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं था इसमें, कोई भी प्रो राटा अलॉटमेंट की बात नहीं थी, कुछ भी बात नहीं थी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलो, बी में कह रहा है गैलेक्सी लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 करोड़ रुपीज एज फॉलोज। तो ये डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। तो हमने 1 करोड़ रुपए के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसने 10,000 बोल दिया। तो सबसे पहली बात, 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स टोटल है नॉमिनल वैल्यू के, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स है आपके 10,000। तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितना हो जाएगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000, है ना, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपए। अच्छा, अब हमने डिबेंचर्स कैसे कैसे इशू करे उसने ये बता रखा है। ए में कह रहे टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू फॉर रुपीज 25 लाख रुपीज। तो हमने कुछ कैश में इशू करे डिबेंचर्स 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, इसका मतलब 10% का हमने डिस्काउंट दिया, और नॉमिनल वैल्यू टोटल उसने 25 लाख की बता दी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रखी है आईसीआई ने, तो हम ठीक कर देंगे इसको यहाँ पे। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा लमसम में मिल रहा है, यहाँ पे उसने इंस्टॉलमेंट्स की तो बात नहीं करी, तो यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो पहली गलती है आईसीआई की, है ना। तो 25 लाख रुपए के हमने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करे 90% डिस्काउंट पे। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 22,50,000। अब इन्होंने यहाँ पे नरेशन में भी गड़बड़ कर रखा है, इन्होंने यहाँ नरेशन में भी गड़बड़ कर रखा है। उन्होंने क्या लिख दिया, ये 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करे 225 रुपए पे, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि हमने 25 लाख रुपए के 25 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करे हैं, और पर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 1,000 रुपए, तो ये आ जाएगा 2,500 शेयर्स डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे 2,500, और 225 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 1,000 रुपए है, और 1,000 रुपए का 10% डिस्काउंट दिया हमने, तो 2,500 इंटू हमने इशू करे होंगे 900 रुपए पे, है ना। तो 900 रुपए पे हमने इशू करे, तो सही बनेगी इसकी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,500 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 900, दिस शुड बी द करेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे भी गलती कर रखी है आईसीआई, ठीक है। और फाइनली हम फिर क्या करते हैं, इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ पे भी आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो 22,50,000 यहाँ डेबिट किया, टोटल डिस्काउंट हमने 2.5 लाख दिया, तो इसको लिख दिया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और 8% डिबेंचर्स। तो 8% डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू आती है, तो 25 लाख रुपए की मेरी नॉमिनल वैल्यू, सिंपल। बी में कहता है फिर हमने और डिबेंचर इशू करे टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ रुपीज 10 लाख, 12.5 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू। तो हमने 10 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट परचेज करे, और लेकिन हम डिबेंचर्स इशू करे 12.5 लाख के। आ जाओ जी, तो 10 लाख रुपए के हमने फिक्स्ड एसेट इशू करे, तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर हमने 12.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो 10 लाख के बदले हमने 12.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, दैट मीन्स हमने 2.5 लाख के डिस्काउंट पे इशू करे होंगे। तो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू
सॉरी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल बच्चों वाला सवाल। तो दोनों भी सवाल आपके अगेन 12th लेवल के सवाल है एक्चुअली। सी में कहता है टू द बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू। तो हमने 12.5 लाख रुपए के, अब यहां पे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है ना। देखो अभी क्वेश्चन में ना थोड़ी फ्रेमिंग की गड़बड़ है, फ्रेमिंग की गड़बड़ है। उन्होंने बोला हुआ 1 करोड़, मेरा अभी ध्यान गया, उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए के नॉमिनल वैल्यू के टोटल डिबेंचर्स हमने इशू करे। अब 25 लाख रुपए यहाँ है, 12.5 लाख रुपए यहाँ है, 12.5 लाख रुपए है, तो टोटल मेरे ख्याल से आ तो रहा है 50 लाख रुपए। क्वेश्चन में उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए, तो जो भी है फ्रेमिंग में जो भी गड़बड़ कर रखी है अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको अब मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो अब मैं सी पार्ट फटाफट से सॉल्व कर देता हूं। टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹10 लाख, तो 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन की एंट्री कर दी हमने, लोन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अच्छा, अब जब कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करते हैं हम डिबेंचर्स, तो इसकी दो ट्रीटमेंट होती है, दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि हम लोग जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं उसकी कोई भी अलग से एंट्री ना दिखाएं, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग जहां पे हम लोन दिखाएंगे बैंक लोन, उसके ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ सो एंड सो डिबेंचर्स एट ऑफ सो एंड सो रुपीज इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इस प्रकार से हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। तो वो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका होता है। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन पे कोई मेथड नहीं मेंशन, तो आप फर्स्ट मेथड ही मेंशन यूज करो। तो इन्होंने देखो फर्स्ट मेथड ही यूज करा हुआ, और नोट में यही लिखा हुआ है, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू in the notes to accounts the balance sheet the fact that the debentures being issued as collateral security and outstanding are shown by a note under the liability secured। तो सिंपल वही हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, तो उस केस में हम लोग एक एंट्री और कर देंगे जो होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और 12.5 लाख है ना, 12.5 लाख के इशू हो रहे है ना। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अजम्पशन अगर आप कोई लेते हो तो अजम्पशन शुड बी स्टेटेड क्लियरली विद द आंसर। तो यहाँ पे आपको, जैसे आपको अजम्पशन लेनी है, आप या तो मेथड 1 अज्यूम करोगे या मेथड 2 अज्यूम करोगे। तो जो भी मेथड आप अज्यूम करोगे, आप नीचे अजम्पशन में कुछ ना कुछ डालोगे ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने क्या अजम्पशन लिया है। देखो इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया, नोट की हेल्प से उन्होंने एक तरह से बता दिया कि भाई हमने फर्स्ट मेथड फॉलो किया। ठीक है, तो आप जो भी मेथड फॉलो करो अपने अजम्पशन में नोट में एक्सप्लेन कर देना, यही आईसीआई ने इंस्ट्रक्शन में ऊपर बोल भी रखा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान देना। तो प्रैक्टिकल सवाल तो सारे खत्म हो गए मेरे। अच्छा, इस सवाल की वेटेज कितनी थी? 5 मार्क्स की वेटेज थी, है ना। तो 15 नंबर का प्रैक्टिकल कंपनी अकाउंट्स का सवाल हो गया, और बिल्कुल 12th लेवल का सवाल था, है ना, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। बल्कि 12th लेवल पे भी आप इससे हायर लेवल के सवाल करते हो, स्पेशली फोर फीचर और रीइश्यू वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। तो बच्चों वाला एकदम सवाल हो गया। इसके अलावा सी में जो 5 नंबर का है, थ्योरी क्वेश्चन है, बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो कह रहा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है बताओ, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का प्रिंसिपल मेथड्स क्या होता है ना। तो एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस तो आप जो प्रैक्टिकली करते हो उसी को एक्सप्लेन कर दोगे, तो आप कर लेना। एक बार यहां से पढ़ भी लेना उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप जो करते हो, आपको जो समझ आता है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो ये आप अपने आप से रीड कर देना सेल्फ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं प्रिंसिपल मेथड्स क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू करने के, है ना। तो इसमें एक्चुअली आप जो पढ़ते हो वो 3 मेथड्स पढ़ते हो। एक होता है लीफो, एक होता है फीफो, और एक होता है वेटेड एवरेज, है ना। तो ये 3 मेथड्स आप पढ़ते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो इन्वेंट्री से डील करता है, AS2 लीफो मेथड यूज करने के लिए मना कर देता है। तो प्रैक्टिकली जो आपके मेथड्स बच जाते हैं वैल्यू करने के, वो होते हैं फीफो और वेटेड एवरेज। अच्छा, इन तीनों मेथड्स को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिवली बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, है ना। क्योंकि हम लोग हर इन्वेंट्री को, हर परचेज सेल को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके चलते हैं,
इस वाले मेथड्स में, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन इसमें लीफो जो मेथड होता है, AS2 मना करता है लीफो यूज करने के लिए, वो अलाउ नहीं करता। तो प्रैक्टिकली दो ही मेथड हमारे पास बच जाते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज, है ना। अब आप पढ़ लेना एक बार ICI का आंसर क्या है। तो यही चीज उन्होंने लिखी हुई है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड उन्होंने बोल दिया, और जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, प्रैक्टिकली यूज मेथड है, वो है फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक बार आप थ्योरेटिकल क्या आंसर लिखा हुआ है, ICI ने कैसे आंसर लिखा है पढ़ लेना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर। इसी प्रकार से मैं बहुत जल्दी मॉक टेस्ट पेपर 2 जब भी ICI रिलीज करेगा या जब भी उसका निकाल देगा मैं वो भी डिस्कस करके उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये पूरा पेपर सॉल्व करा होगा, देखा होगा, सारी चीजें आपको रिकॉल करी होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ गए होंगे और आपने इसका पूरा बेनिफिट उठाया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।